हेलो डियर स्टूडेंट। मैं हूं तुकेश कुमार वर्मा और आप मेरे साथ देख रहे हैं सीजी व्यापम एस्पिरेंट का ये यूट्यूब चैनल। इसमें हम सीजी पीएससी सीजी व्यापम से संबंधित जितने भी एग्जाम होते हैं उसके बारे में प्रिपरेशन करते हैं। आज हमारा छत्तीसगढ़ के भूगोल का ये तीसरा क्लास है। ठीक है, आपने क्लास 1 और क्लास 2 अगर नहीं देखा है तो मैं साइड में कॉर्नर में आपको, ठीक है, एक लिंक प्रोवाइड कराऊंगा। इस कॉर्नर में आप ध्यान देंगे तो यहाँ लेक्चर 1 लेक्चर 2 का जो है आपको वीडियो देखने को मिल जाएगा। उसको आप अवश्य देखिएगा क्योंकि वहां से जो है ये क्लास आपको समझ आएगा। ठीक है, तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं और हम छत्तीसगढ़ के भूगोल में पार्ट 3 के बारे में बात करेंगे। आज जो है हम प्राकृतिक विभाजन को देखेंगे, इसमें जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। चलिए, तो सबसे पहले हमने क्लास 1 और क्लास 2 में जो है बहुत सारी बातें कर ली है। उसमें हमने 1861 में जो मध्य प्रांत का गठन होता है उसके बारे में बात किए। फिर 1862 में हमारा छत्तीसगढ़ संभाग बनता है, उसके बारे में बात किए, जिसमें 3 जिलों का निर्माण होता है। ये सभी बातें हमने तो कर लिया है। ठीक है, उसके साथ ही आपको जो लेक्चर 1 था उसमें मैंने कैसे कैसे हमारे छत्तीसगढ़ का निर्माण हुआ उसके बारे में जो है बात मैंने बताया हुआ है। ठीक है, तो 2000 तक, सन 2000 तक जब हमारा छत्तीसगढ़ राज्य जो है बनकर तैयार हुआ 1 नवंबर सन 2000 को, ठीक है, वहां तक की बातें हमने कर ली है। तो आज हम बात करेंगे संभाग और उसके जिलों का नाम, साथ ही इसका प्राकृतिक विभाजन वगैरह के बारे में हम जो है डिस्कशन करेंगे। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि कौन कौन से बातें हमको आज पढ़ना है, क्या क्या चीजें हमको याद रखना है, क्या इंपॉर्टेंट है। जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट रहेगा जिसको मैं बोलूंगा आपको याद रखना है करके, तो उसको आप अलग से नोट डाउन करिएगा। वही शॉर्ट नोट है, ठीक है, जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। शॉर्ट नोट उसी को बनाया जाता है जो एग्जाम में आने के जो जिसका चांसेस जो है ना 90% रहता है, या जो है लिंक करता है किसी चीजों को, उसको शॉर्ट नोट्स बोलते हैं, उसको शॉर्ट नोट्स में लिखा जाता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो संभाग के नाम है और जिले हैं। तो हमारे छत्तीसगढ़ का जब निर्माण हुआ था तो केवल 3 संभाग हुआ करता था उस समय। ठीक है, लेकिन अब वर्तमान स्थिति में कितना संभाग है? 5 संभाग है। जिला जब राज्य बना और राज्य बनने के बाद कौन कितना था, जिले कितने थे, संभाग कितने थे, तहसील कितने थे, है ना, तो ये सब विकास खंड कितने थे। ठीक है, ये सबकी जानकारी जो है अपडेट होते रहता है ना, मतलब जो खासकर जो तहसीलों की संख्या है वो बहुत ज्यादा अपडेट हुआ। ठीक है, इस कारण मैं उसको नहीं लिखा हूं इसमें। डायरेक्ट हम अभी वर्तमान में जो 5 संभाग देखते हैं उसके बारे में पहले बात करेंगे, फिर बाद में जो फैक्ट करेंट अफेयर के साथ बदलता है उसको डिस्कशन करेंगे लास्ट में। ठीक है, वर्तमान में कौन क्या है हमारे लास्ट क्लास में, ताकि जो 3-4 महीने में, है ना, जब सब चीज को पढ़े छत्तीसगढ़ के सामान्य अध्ययन को, तो जितना भी अपडेट आ जाए सब अपडेट को एक साथ अपन रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए अभी हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ में जो हमारा 5 संभाग है। कितने संभाग है? छत्तीसगढ़ में 5 संभाग होते हैं, जिसमें रायपुर पहला संभाग, बिलासपुर दूसरा संभाग, बस्तर तीसरा संभाग है, सरगुजा चौथा संभाग और दुर्ग जो है 5वां संभाग है। ठीक है, याद रखेंगे इसको, आप आरआरबी करके याद रख सकते हैं, आरआरबी, ठीक है, आरबीबी एस डी ऐसा करके आप याद रखते हैं। कुछ भी ट्रिक आप बना सकते हैं जो भी आपको याद रखना हो। वैसे भी 5 संभाग है, आपको पता है, बीच में एक संभाग रहेगा, ऊपर में एक संभाग है सरगुजा, नीचे में बस्तर में एक संभाग है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में अगर छत्तीसगढ़ का मैं मैप बनाऊं यहाँ, आपको पता होगा ऐसे छत्तीसगढ़ का जब मैप बनता है, ठीक है, ऐसे इस प्रकार से आप ध्यान दीजिए, ऐसे छत्तीसगढ़ तो ऊपर, ठीक है, एक नीचे, एक मध्य में, एक यहाँ पास, ठीक है, और एक आपका सरगुजा हो गया, बस्तर हो गया, और एक दुर्ग यहाँ पास। तो इस प्रकार 3 तो ऐसे बीच में आपको दिखेगा, एक ऊपर एक नीचे दिखेगा। तो इस प्रकार से आप जो है संभाग को याद रख सकते हैं। ठीक है, चलिए तो हम बात करते हैं। तो 5 संभाग है। तो सबसे पहला जो संभाग है रायपुर संभाग, सबसे पहले बनकर तैयार हुआ था 1862 में, याद रखेंगे। सबसे पहले रायपुर संभाग बना, ठीक है, याद रखेंगे आप। ठीक है, क्योंकि 2 नवंबर 1862 में छत्तीसगढ़ संभाग बना था। ठीक है, उसके बाद याद रखेंगे रायपुर हमारा संभाग बना। स्थापना वर्ष इसका जो है 1862 में है। इसमें जिलों की संख्या जो है कितनी है? तो 5 है, याद रखेंगे। कौन कौन से है? धमतरी जिला आता है, गरियाबंद आता है, रायपुर जिला आता है, बलौदा बाजार और
महासमुंद जिला आता है। तो रायपुर के जो आसपास जिले हैं ना वही इसके अंतर्गत आते हैं। देखो रायपुर से आप महासमुंद आरंग रोड में जाएंगे तो ये महासमुंद लगा हुआ है, ठीक है। फिर उसके बाद आपको रायपुर से थोड़ा आरंग रोड में जाएंगे तो ये गरियाबंद के लिए रोड है। रायपुर से बलौदा बाजार और धमतरी, ये एकदम आसपास के जो उसके शहर है ना, वो जो है रायपुर के 5 जिले रायपुर के अंतर्गत आते हैं, रायपुर संभाग के अंतर्गत। उसके बाद अगर मैं बात करूं बिलासपुर संभाग, तो ये याद रखेंगे जिलों की संख्या के आधार पर ना ये सबसे बड़ा संभाग होता है, ठीक है। बिलासपुर संभाग, बिलासपुर संभाग में देखो अगर मैं बात करूं तो बिलासपुर स्वयं रहेगा, मुंगेली रहेगा, कोरबा, जांजगीर चांपा, रायगढ़, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, शक्ति और सारंगगढ़, भिलाईगढ़। गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, शक्ति और सारंगगढ़, भिलाईगढ़, ये 3 नए जिले हैं जिनका निर्माण जो है कांग्रेस की सरकार पे हुआ था, ठीक है। 1956 में जो है ये संभाग जो है बनकर तैयार होगा, इसका अस्तित्व आया था, ठीक। अगर हम बात करें बस्तर संभाग का, तो बस्तर संभाग में आता है बीजापुर, आता है सुकमा, आता है दंतेवाड़ा, बस्तर, कोंडागांव, नारायणपुर, कांकेर, ये सभी जो है बस्तर संभाग के अंतर्गत आते हैं। इसमें अगर जिलों की संख्या की बात करें तो 7 जिले सम्मिलित है दोस्तों, याद रखेंगे। इसका स्थापना जो है ना 1981 में कर दिया गया था, ठीक। उसके बाद बात करते हैं सरगुजा संभाग, ये नवीनतम संभाग है समझो, क्योंकि 2 संभाग जो है आपका 3 संभाग जो पहले से बना था, 2 संभाग में बाद बना, तो ये दोनों नया संभाग है। एकदम नवीनतम की बात करें तो दुर्ग संभाग है, ठीक है। तो सरगुजा संभाग जो है इसके अंतर्गत आता है जसपुर, कोरिया, सूरजपुर, सरगुजा, बलरामपुर, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, ठीक है, भरतपुर, इसी को में आते हैं एमसीबी बोलते हैं इसको, ठीक है। इसमें भरतपुर नहीं लिखा है, भरतपुर लिख लेंगे, भरतपुर, तो ये आता है एमसीबी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये जो है 6 जिले आते हैं सरगुजा संभाग के अंतर्गत, याद रखेंगे, ठीक। ये 2008 में बनकर तैयार हुआ था। उसके बाद आता है दुर्ग संभाग जो नवीनतम संभाग है, कवर्धा, राजनांदगांव, बालोद, दुर्ग, बेमेतरा, खैरागढ़, छुई खदान, गंडई, मोहला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी, इसके अंतर्गत भी 7 जिले आते हैं और ये 2014 में बनकर तैयार हुआ था। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन यहाँ ये बनता है कि कौन सा संभाग जो है जिलों की संख्या के आधार पर सबसे बड़ा संभाग है, तो याद रखेंगे बिलासपुर संभाग जो है जिलों की संख्या के आधार पर सबसे बड़ा संभाग अब हो गया है। और जिलों की संख्या के आधार पर जो है सबसे छोटा संभाग होता है हमारा रायपुर संभाग। अगर हम बात करें सबसे पुराना संभाग कौन सा है, तो रायपुर संभाग होता है 1862। अगर हम बात करें सबसे नवीनतम संभाग की, तो वो है 2014 में बना है दुर्ग संभाग। याद रखेंगे जो 6 जिलों का निर्माण, ठीक है, कितने जिलों का निर्माण, 6 जिलों का निर्माण जो है कांग्रेस सरकार में हुई है। 28वें जिले के रूप में गौरेला, पेंड्रा, मरवाही बना था। उसके बाद जो है 5 जो जिला जो है फिर से बनाया गया, टोटल 33 जिला हमारे छत्तीसगढ़ में अब हो गया है। राज्य निर्माण के समय 16 जिला हुआ, फिर उसके बाद 18 जिला हुआ, 18 के बाद जो है 27 जिला हुआ और 27 जिला के बाद जो है हमारा ये हो गया 33 जिला, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि कौन सा जिला कब बना, ठीक है, इसको भी याद रखते हैं, और उसका मातृत्व राज्य कौन सा है। तो देखो 1862 में जो बनकर तैयार हुआ था वो रायपुर और बिलासपुर है। BR जो है या RB जो है बनकर तैयार हुआ था, कौन सा, RB, रायपुर बिलासपुर 1861 में। किससे बना था, तो ये ब्रिटिश प्रांत से बनकर तैयार हुआ था, ब्रिटिश प्रांत क्षेत्र से बना है। ये किसी और जिला से, राज्य से टूट कर ही, जो ब्रिटिश मतलब जो ब्रिटिश के अंतर्गत जो क्षेत्र आता था उस क्षेत्र से बना है आपका रायपुर और बिलासपुर जिला। उसके बाद 1906 में बना आपका दुर्ग जिला। 1906 में बना दुर्ग जिला, किससे टूटकर बना, तो ये बना रायपुर से, क्योंकि रायपुर से लगा हुआ है, ठीक है। दुर्ग जिला बना, पहले R बना, फिर B बना, फिर D बना, RBD, ठीक है, याद रखेंगे। उसके बाद 1948 में ना फिर से 3 जिला बनता है, BRS, जैसे DRS होता है ना क्रिकेट में, वैसे BRS याद रखेंगे, BRS, ठीक है। BRS बना 1948 में, ठीक है। बस्तर, रायगढ़, सरगुजा, ये देसी रियासत थे। टोटल 14 देसी रियासत आपको मैं बताया था, ठीक है। 14 देसी रियासत में 5 रियासत ऐसे थे जो उड़िया भाषी के थे, तो उस उड़िया भाषी के देसी रियासतों को उड़ीसा को दे दिया गया, और छोटा नागपुर क्षेत्र से जो है, ठीक है, 5 रियासत जो है सम्मिलित किया गया जो हिंदी भाषा बोलने वाले थे।
लेकिन आज भी जो सरगुजा रियासत है वहां तक हिंदी की संपर्क नहीं हो पाई है, इसीलिए वहां की संपर्क बोली और बस्तर की संपर्क बोली, सरगुजा की जो संपर्क बोली होती है वो सदरी कहलाती है, याद रखेंगे। सरगुजा की जो संपर्क बोली है वो सदरी है और जो बस्तर की संपर्क बोली है वो हल्बी है। ठीक है, क्या है? हल्बी है। तो ये दोनों बातें आप जो है अपने दिमाग में रखेंगे, सदरी और हल्बी। तो ये हो गया 1948 में देसी रियासतों से ये जो है इसका निर्माण हुआ है। 1973 की अगर बात करें दोस्तों तो ये राजनांदगांव जिला का निर्माण हुआ है। ठीक है, ये किससे बना? ये बना दुर्ग जिला से। किससे बना? दुर्ग जिला से बना। ठीक है, दुर्ग जिला से बना जरूर, और राजनांदगांव देखो दुर्ग जिला से बड़ा था। ठीक है, दुर्ग जिला से बना और दुर्ग जिला से ये बड़ा था राजनांदगांव। ठीक, देखो रायपुर जिला से बना था कौन सा? दुर्ग जिला, तो दुर्ग जिला बड़ा हो गया था। अब दुर्ग जिला से बना राजनांदगांव, तो राजनांदगांव बड़ा हो गया। ठीक है, क्योंकि जो अलग हुआ ना वो जिला बड़ा बनते गया है। ठीक है, याद रखें। उसके बाद कोरिया 1998 में, देखो 1998 में तो आपके बहुत सारे जो जिले उसका निर्माण हुआ, लेकिन आपको बेसिक ना सभी जिलों को एकदम याद रखने की जरूरत नहीं है। 1998 में 9 जिला है, उसको आप याद रख सकते हैं। ठीक है, कोरिया जो है इससे बना था सरगुजा से। ठीक है, जसपुर बना है रायगढ़ से। ठीक है, याद रखेंगे। कोरबा बना है बिलासपुर से, और जांजगीर चांपा भी बना है आपका बिलासपुर से। ठीक है, और कवर्धा बना है बिलासपुर, और राजनांदगांव मिलकर जो है कवर्धा। तो ऐसे जो जिले जो दो जिलों के मिश्रण से बना है ना, दो जिलों को काट कर बनाया गया है, अलग करके बनाया गया है, वैसे जिलों को आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो याद रखेंगे कवर्धा को, कवर्धा बिलासपुर है ना, जो कवर्धा है वो बिलासपुर, और केबीआर करके याद रख सकते हैं आप, केबीआर जो कवर्धा है वो बिलासपुर और राजनांदगांव से मिलकर बना है। लेकिन आपको याद क्या रखना है? 1861 में दो जो जिले बने हैं आर और बी, उसको याद रखना है। 1906 में डी बना, आरबीडी हो गया। क्या हो गया? आरबीडी हो गया। ठीक है, 1948 में बना बीआरएस। क्या बना? बीआरएस बना, याद रखेंगे। ठीक है, फिर 1973 में बना आपका राजनांदगांव। क्या बना? राजनांदगांव। और 1948 में 1998 में 9 जिलों का निर्माण हुआ था, जिसमें से आपको कवर्धा को याद रखना है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं 1998 में ही महासमुंद बना। ठीक है, और किससे बना? तो ये रायपुर से बनेगा। देखो जो रायपुर से लगा हुआ है ना वो रायपुर से मिलेगा। ठीक है, महासमुंद बना आपका रायपुर से। आपका धमतरी बना रायपुर से, धमतरी बना रायपुर से 1998 में। बस्तर बना कांकेर है ना, कांकेर बना जो है बस्तर से। दंतेवाड़ा जो बना है ये भी बस्तर से बना है। नारायणपुर भी बना है तो बस्तर से ही बना है। 2007 में जो है 2 जिलों का निर्माण हुआ था, इसको याद रखेंगे आप। ठीक है, नारायणपुर और बीजापुर। तो नारायणपुर बना था आपके बस्तर से, और जो बीजापुर बना था वो बना था दंतेवाड़ा, तो दंतेवाड़ा से। ठीक है, तो जो नारायणपुर है वो बना है बस्तर से एनबी, और जो बीजापुर है वो बना है दंतेवाड़ा से, तो बीडी। एनबी और बीडी याद रखेंगे 2000 आपका 7 में। उसके बाद 2012 में ना फिर से 9 जिलों का निर्माण होता है। ठीक है, तो 2012 में बना था सूरजपुर बना सरगुजा से अलग होकर। बलरामपुर बना। ठीक है, किससे अलग होगा? तो सरगुजा से अलग होकर। मुंगेली बना बिलासपुर से अलग होगा 2012 में। ठीक, 2012 में ही ना बेमेतरा बना है। ठीक है, 2012 में ही क्या बना है? बेमेतरा। एक मिनट, हाँ 2012 में ही बना बेमेतरा। ठीक, दुर्ग से अलग होकर। 2012 में ही बनता है आपका बालोद जिला, दुर्ग से ही अलग होकर। ठीक है, देखो रायपुर से लगा हुआ है आपका बलौदा बाजार, तो ये रायपुर से अलग होकर बना है। ठीक है, सेम ऐसी बेमेतरा जो है दुर्ग से लगा हुआ है। ठीक है, दुर्ग से ही बालोद लगा हुआ है, तो ये इससे अलग होकर बना है। ठीक है, तो बलौदा बाजार जो है रायपुर से अलग होकर बना है। ठीक है, रायपुर से और क्या है? गरियाबंद अलग होकर बना है। धमतरी, गरियाबंद, बलौदा बाजार, महासमुंद, ये सब रायपुर से अलग होकर बना है, इतना याद रखेंगे। बस्तर जो बना है वो कोंडागांव से, जो कोंडागांव बना है वो बस्तर से अलग होकर बना है। ठीक है, तो ये सब याद रखेंगे। दंतेवाड़ा से जो है सुकमा बना है। तो ये तो हो गया पुरानी। अब आपको याद क्या रखना है? याद रखना है आपके नए जिले, जो 5 नए जिलों का निर्माण हुआ है ना, इसका डेट सहित याद रखना है। 10 फरवरी 2020 को बना। ठीक है, 10 फरवरी 2020 को बना गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, जो 28वां जिला के रूप में बना है। इससे अलग होकर बना है, तो दोस्तों याद रखेंगे ये बिलासपुर से अलग होकर बना है। जीपीएम गौरेला, पेंड्रा, मरवाही। ठीक है,
तो इसको बीजीपीएम ऐसा करके याद रख सकते हैं, बीजी प्राइम मिनिस्टर ऐसा याद रख सकते हैं। कैसे याद रखेंगे? बीजी प्राइम मिनिस्टर, बीजी प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, क्योंकि जो प्रधानमंत्री होते हैं बिजी होते हैं, तो बीजी प्राइम मिनिस्टर करके 28वां जिला के रूप में याद रख सकते हैं। उसके बाद बना देखो 2 सितंबर को बनता है, 2 सितंबर 2022 को मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी बनता है, ठीक है। ये राजनांदगांव से अलग होकर बनता है, ठीक है, 29वें जिले के रूप में मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी 29वां क्रम का जिला है। फिर 3 सितंबर 2022 को बनता है सारंगगढ़ भिलाईगढ़, ठीक है, ये 30वें जिले के रूप में बनता है। ये रायगढ़ से अलग होकर बना हुआ है, याद रखेंगे, सारंगगढ़ भिलाईगढ़ रायगढ़ से लगा हुआ है, तो रायगढ़ से ये अलग होकर बना है, ठीक है। वैसे ही मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी जो है राजनांदगांव से अलग होकर बना है, क्योंकि ये राजनांदगांव से लगा हुआ है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये किससे लगा हुआ है, फिर आपको ऑटोमेटिक ये समझ आ जाएगा, ठीक। अगर हम बात करें देखो 31वां जिला के रूप में जो बना है वो बना है आपका 31वां जिला के रूप में बना है खैरागढ़ छुई खदान गंडई। ये 31वां जिला है, ये राजनांदगांव से अलग होकर बना है, क्योंकि ये भी आप खैरागढ़ का जो संगीत विश्वविद्यालय है उसके बारे में पढ़े होंगे, तो खैरागढ़ में है, ठीक है। तो ये खैरागढ़ छुई खदान गंडई जो 31वां जिला के रूप में बना है 3 सितंबर 2022 को। 9 सितंबर को 2 जिला बना, एक बना आपका मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर 32वां जिला के रूप में, और 33वां जिला के रूप में बना है शक्ति। तो मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर कोरिया के समीप है, तो कोरिया से अलग होकर बना है। और ये शक्ति जो है जांजगीर चांपा के समीप है, इसलिए ये जो है जांजगीर चांपा से अलग होकर बना है। तो ये रहा 35 जिला, जिसमें आपको याद रखना पड़ेगा जो 5 नए जिले हैं 2022 में जो बने हैं, उसको मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर खैरागढ़ छुई खदान गंडई है ना, और चिरमिरी भरतपुर हो गया, खैरागढ़ शक्ति वाला ये आपका जिला हो गया, ठीक है। तो टोटल ये 5 जिला आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक। तो इसको आप क्रम याद रखेंगे, क्योंकि जो लेटेस्ट जिले हैं उसके बारे में पूछा जा सकता है। 28 से लेकर जो 33 तक का क्रम है, 33 तक का जो क्रम है, इसको आपको याद रखना पड़ेगा, कौन कौन सा जिला कब कब बना, साथ ही उसका स्थापना जो दिनांक है, स्थापना जो वर्ष है, डेट के साथ आपको याद होना चाहिए, क्योंकि पीएससी का कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि वो डेट वाला क्वेश्चन ज्यादा पूछता है। और इसमें इतना कंफ्यूजन होगा, क्योंकि देखो सब 2022 से बना है, तो लिखा रहेगा 3 सितंबर 2022, 4 सितंबर 2022, 5 सितंबर 2022, ऐसे टाइप का आपको वो डेट के साथ फंसा सकता है। तो आप थोड़ा सा इसको ट्रिक वगैरह बनाकर याद रख सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं कि छत्तीसगढ़ का भौगोलिक परिचय के बारे में। छत्तीसगढ़ का भौगोलिक परिचय के बारे में देखते हैं दोस्तों। तो छत्तीसगढ़ भौगोलिक रूप से प्रायद्वीपीय भारत का पठार है। अब प्रायद्वीपीय भारत का पठार है ना, भारत का प्रायद्वीपीय पठार का भाग है, ठीक है, याद रखेंगे। जो छत्तीसगढ़ जो है भौगोलिक रूप से भारत का प्रायद्वीपीय पठार का भाग। अब प्रायद्वीपीय क्या होता है? जो 3 ओर से समुद्र से घिरा हो, ऐसा क्षेत्र क्या कहलाता है? प्रायद्वीपीय, ठीक है, प्रायद्वीपीय क्षेत्र कहलाता है। देखो इधर हिंद महासागर है, इधर बंगाल की खाड़ी है, बे ऑफ बंगाल है ना, इधर क्या है? बे ऑफ बंगाल है, ठीक है, इधर बे ऑफ बंगाल है। और इधर है आपका अरब सागर, ठीक है, इधर है अरब सागर है, अरब सागर। इधर है हिंद महासागर, इधर क्या है? हिंद महासागर। तो 3 ओर से जो समुद्र से घिरा हुआ है, जो 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ है दोस्तों, वो कहलाता है प्रायद्वीपीय, ठीक। तो हमारा भारत जो है प्रायद्वीपीय है। अभी जो है प्रयोगशाला के पेपर में क्वेश्चन आया था कि भारत क्या है, तो भारत प्रायद्वीपीय है, खाली स्थान दिया हुआ था, तो भारत प्रायद्वीपीय है, द्वीप नहीं है भाई, ठीक है, याद रखेंगे। उसमें ऑप्शन था आइसलैंड नहीं है, ठीक है। तो हमारा भारत क्या है? प्रायद्वीपीय है, तो 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। ये तो समझ आ गए हो, जो 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ होता है वो प्रायद्वीपीय कहलाता है। अब देखो छत्तीसगढ़ भारत के मध्य पूर्व भाग में है। तो देखो इस मैप को अगर आप देखने की कोशिश करेंगे, ये येलो हाइलाइटर आपको दिख रहा होगा, तो अगर आप देखेंगे, देखो ये सेंटर में है आपका एमपी। एमपी किस में है? सेंटर में। और हमारा छत्तीसगढ़ देखो सेंटर में ही एमपी के साथ आता था पहले। और देखो ये इधर ये वाला एरिया को बोलते हैं पूर्व, इसको क्या बोलते हैं? पूर्व बोलते हैं, ठीक है। इधर पाकिस्तान है तो इसको पश्चिम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? पश्चिम, याद रखेंगे। ऐसे याद रखना है, पाकिस्तान है तो पश्चिम, इधर पूर्व, ठीक है। ये होता है उत्तर, ये होता है उत्तर, और ये होता है आपका दक्षिण। नीचे वाला एरिया क्या कहलाता है? दक्षिण भाग, ठीक है, ये होता है दक्षिण।
तो हमारा पूर्व में है, देखो हमारा छत्तीसगढ़ पूर्व में है, साथ ही मध्य भाग में क्या हिस्सा था, तो मध्य पूर्व के साथ ये आता है, किसमें आता है मध्य, देखो आधा भाग जो है मध्य में, आधा इधर पूर्व में, ठीक है। तो मध्य पूर्व, ये इधर देखेंगे तो ये मध्य वाला भाग है, ठीक है, और ये पूर्व, तो मध्य पूर्व में आता है। तो छत्तीसगढ़ भारत के मध्य पूर्व भाग में स्थित है, इस बात को ध्यान में रखेंगे। अब मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्व भाग में है, कहने का मतलब देखो ये नॉर्थ एरिया हो जाएगा एमपी का, ये साउथ एरिया हो जाएगा एमपी का, ठीक है, ये हो जाएगा आपका ईस्ट एरिया, ये हो जाएगा आपका ईस्ट एरिया, और ये हो जाएगा आपका वेस्ट एरिया, ठीक है, वेस्ट एरिया। तो देखो ईस्ट में है छत्तीसगढ़, तो एकदम साफ साफ नजर आ रहा है पूर्व भाग में, साथ ही देखो नीचे की ओर है ना, ये जो साउथ है एमपी का, जो साउथ वाला एरिया है उससे नीचे की ओर है, तो इसलिए इसको बोलते हैं दक्षिण पूर्व, दक्षिण में है और पूर्व में, तो दक्षिण पूर्व में है हमारा छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश राज्य के, है ना, इस बात को ध्यान में रखेंगे। मध्य प्रदेश राज्य के किस ओर है अगर पूछा जाए तो याद रखेंगे दक्षिण पूर्व। लेकिन आपको क्वेश्चन ऐसा भी पूछ सकता है कि मध्य प्रदेश जो है छत्तीसगढ़ के किस ओर स्थित है, किस ओर स्थित है, तो याद रखेंगे, ठीक है, एक वेस्ट एरिया दिख रहा होगा, देखो इधर एमपी किधर स्थित है छत्तीसगढ़ का, तो देखो ये वेस्ट वाला एरिया है, और साथ ही नॉर्थ, तो उत्तर पश्चिम में स्थित है एमपी छत्तीसगढ़ का। छत्तीसगढ़ का उत्तर पश्चिम में कौन सा राज्य स्थित है, तो एमपी, याद रखेंगे एमपी। ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, क्योंकि महाराष्ट्र को भी पूछा गया है इसी प्रकार से, ठीक है, महाराष्ट्र को भी पूछा गया है। तो आप ऐसे अगर याद रखेंगे, आपको मैप अगर क्लियर रहेगा तो आप बहुत अच्छे से जो है चीजों को रिकॉल कर सकते हैं। तो आपको मैं मैप, यहाँ मैप दिख रहा होगा बहुत क्लियरली, मैप जो है इसके लिए ढूंढ ढूंढ कर आपके लिए मैं लेके आया हूँ। इस मैप को आप बहुत अच्छे से अगर प्रिपेयर करते हैं, आपको ऑटोमेटिक आप सब चीज देख पाएंगे, क्योंकि मैप के साथ पढ़ना ज़्यादा कंफर्टेबल होता है मेरे को लगता है, और मैं इसी प्रकार से जो है चीज़ों को अध्ययन करता हूँ ताकि मेरे को समझ आए, ठीक है। तो ये माइंड मैप है, अगर आप इसको बैठा लेते हैं आपके दिमाग में, ठीक है, देखो है ना, तो अगर आप इसको अपने दिमाग में बैठाते हैं तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा, और आप आंख बंद करेंगे ना तो आपको ये मैप नजर आएगा एग्जाम हॉल में, ठीक है। तो देखो, तो जो एमपी है वो नॉर्थ वेस्ट का हिस्सा होता है छत्तीसगढ़ का, ठीक है, छत्तीसगढ़ से किधर स्थित है, तो उत्तर पश्चिम में, और एमपी का किस भाग, किस ओर स्थित है छत्तीसगढ़, तो दक्षिण पूर्व में। दोनों बातों को आप ध्यान में रखेंगे। चलिए अब हम बात करते हैं अक्षांशी देशांतरी विस्तार के बारे में, तो छत्तीसगढ़ का भौगोलिक परिचय में। अब देखो छत्तीसगढ़ का अक्षांशी विस्तार, ठीक है, अब अक्षांश और देशांतर क्या होता है आपको पता होना चाहिए पहली बात तो, ठीक है। तो ये मान लो मैप है, ठीक है, एक मिनट में इसको पहले क्लियर कर दूं, मैं आपको कहाँ पर, हाँ यहाँ पर समझा देता हूँ, इस कॉर्नर में आप ध्यान देंगे। मान लो ये ग्लोब है आपका, क्या है, ग्लोब है, ठीक है। अब ग्लोब में ये जो है भूमध्य रेखा है, क्या रेखा है, भूमध्य रेखा, जो पृथ्वी को दो भाग में बांटता है, ऐसा समझो, है ना, पूरा विश्व में ऐसा ग्लोब को दो भाग में बांटता है। तो ये कहलाता है नॉर्थ, ये क्या कहलाता है, नॉर्थ पोल, और ये कहलाता है साउथ पोल, साउथ पोल। ये बात क्लियर हुआ। अब यहीं से ना ऐसे एक लाइन डालेंगे, ये चार भाग में बांटते हैं, तो ये कहलाता है, ये वाला पोर्शन कहलाएगा, इधर वाला एरिया कहलाएगा आपका ईस्ट, और इधर वाला एरिया कहलाएगा वेस्ट। ये बात क्लियर हो गया होगा। अब हमारा भारत जो है ना यहाँ स्थित है, देखो ये भूमध्य रेखा है, और इसी से ना 23.5 डिग्री, यहाँ से 23.5 डिग्री जो है कर्क रेखा जाती है, कर्क रेखा ऐसे, इधर 23.5 डिग्री कर्क रेखा, और इधर मकर रेखा, इधर कौन सा रेखा जाता है, मकर रेखा, ठीक है, 23.5 डिग्री में, 23.5 डिग्री में, ठीक है। तो इसी कर्क रेखा के आधे भाग में, मतलब ये कर्क रेखा भारत के मध्य भाग से जाता है, ठीक है। तो मैं अगर यहाँ भारत बनाने की कोशिश करूं, ठीक है, ये भारत है समझो, ठीक है, तो ये मध्य भाग से गया भारत के, ठीक है। अब देखो भारत किधर स्थित है, भारत जो स्थित है ना, देखो ये जो है सेंट्रल लाइन है, इसको मैं इसको और मोटा कर देता हूँ, हाईलाइट कर देता हूँ कि समझ आए, ये जो है सेंटर भाग है,
अब सेंटर के ऊपर जो रहेगा वो उत्तर भाग में आ गया, और साथ ही इस लाइन के इस ओर जो है वो पूर्व है। तो हमारा भारत तो उत्तर पूर्व में है, पहली बात, ये बात ध्यान होना चाहिए। हमारा भारत कहाँ है? इस पृथ्वी का उत्तर पूर्व भाग में, इस ग्लोब का उत्तर पूर्व भाग में हमारा क्या है? भारत। भारत जब उत्तर पूर्व भाग में है तो छत्तीसगढ़ भी कहाँ होगा? उत्तर पूर्व भाग में। तो कभी भी ऑप्शन में ना जब अक्षांशी की बात करेगा नॉर्थ और ईस्ट की ही बात होगा, केवल उत्तर और पूर्व के बारे में ही बात होगा, उसके अलावा कुछ भी दिखा रहेगा तब तो वो तो पूरा गलत है। उत्तर और पूर्व भाग में स्थित रहेगा, इसलिए देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है? उत्तरी लिखा हुआ है, और यहाँ लिखा है पूर्व। उत्तर पूर्व ही लिखा रहेगा हमेशा। पहली बात तो ये हो गया। तो उत्तर पूर्व भाग में हमारा भारत स्थित है, तो हमारा छत्तीसगढ़ भारत के अंतर्गत आता है, इसीलिए उत्तर पूर्व की बात होगा। अब देखो जो ये वाला जो लाइन है ना, ऐसे जो लाइन जाता है ऐसे, ठीक है, ऐसे, तो हॉरिजेंटल जो लाइन जाता है ना, इस लाइन को बोलते हैं हम अक्षांश रेखा। क्या बोलते हैं? अक्षांश। जो ऐसा देखो, ये जो लाइन गया कर्क रेखा वाला आपको दिख रहा होगा, ये जो लाइन दिख रहा होगा, ठीक है, ये सब हॉरिजेंटल लाइन है, हॉरिजेंटल। तो जो हॉरिजेंटल लाइन होता है ना, उसको हम बोलते हैं अक्षांश रेखा। क्या बोलते हैं दोस्तों? अक्षांश रेखा, इसको बोलते हैं अक्षांश रेखा, ठीक है। और जो खड़ी लाइन आपको दिख रहा होगा, ये देशांतरी रेखा, तो इसको बोलते हैं देशांतर रेखा। क्या बोलते हैं? देशांतर रेखा बोलते हैं, देशांतर रेखा बोलते हैं। इतना तो क्लियर होना चाहिए। कभी भी अक्षांश रेखा जो होगा ना, एक दूसरे को कभी भी नहीं काटेगा, ठीक है। इसके बीच जो गेप रहेगा ना, वो एकदम समान गेप रहेगा, कभी भी अक्षांश रेखा एक दूसरे को नहीं काटेगा। लेकिन देशांतर रेखा जो होता है ना, पोल में, नॉर्थ पोल में, ठीक है, देखो ये नॉर्थ पोल दिख रहा है, ये साउथ पोल, तो यहां जाके ना ऐसे देशांतर रेखा मिलेगा, ऐसे जाके मिलता है, ठीक है, इस प्रकार से जाके मिलता है। देशांतर रेखा एक दूसरे से मिलते हैं, याद रखेंगे, एक दूसरे से मिलते हैं, इस प्रकार से जाके जाके पोल में मिलते हैं, ठीक है। तो देशांतर रेखा, ठीक है, एक दूसरे के साथ कहाँ मिलेंगे? पोल में मिलते हैं। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक उम्मीद करता हूँ क्लियर आपको समझ आया होगा, ठीक है। और आगे और बात करते हैं इसी के बारे में, ठीक। थोड़ा सा इसको मैं मिटा देता हूँ ताकि आपको हौच-पौच ना लगे, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा और डिस्कशन करते हैं इसमें। यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा, देशांतर रेखा एक दूसरे को पोल में मिलेंगे, लेकिन जो अक्षांश रेखा है वो कभी एक दूसरे को नहीं मिलेगा, ठीक है। इनके बीच ना देखो, हर एक डिग्री, देखो एक डिग्री में लिखा रहता है 23.5 डिग्री, जैसे बोला, तो एक डिग्री का जो वैल्यू होता है ना, वो होता है 4 मिनट। याद रखेंगे क्या होता है? 4 मिनट होता है। एक डिग्री इक्वल टू कितना होता है? 4 मिनट होता है। जब भारत का आपको भूगोल पढ़ाऊंगा तो आपको मैं बताऊंगा कि एक डिग्री का जो वैल्यू है 4 मिनट कैसे आता है, क्योंकि वो भारत के जब पढ़ेंगे ना, भारत का भूगोल जब पढ़ेंगे तो उसमें बहुत सारी बातें जो है मैं आपको और बताऊंगा, है ना। तो वो बातें जो है अपन वही करेंगे तो ज्यादा बेटर है, ठीक है। तो इसको याद रखेंगे, एक डिग्री इक्वल टू कितना होता है? 4 मिनट होता है। इसको बस आप ध्यान में रखेंगे, एक डिग्री इक्वल टू कितना होगा? 4 मिनट होता है, याद रखेंगे, ठीक है। जो कर्क रेखा होता है वो 23.5 डिग्री होता है। कितना होता है? 23.5 डिग्री होता है, याद रखेंगे, ठीक। इतना बातें आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे, ठीक। अब देखो, जो अक्षांश का जो विस्तार होता है वो नीचे से ऊपर की ओर होता है। कैसे होता है? नीचे से ऊपर की ओर, ठीक है, नीचे से ऊपर की ओर। मतलब यहाँ अगर 8 डिग्री है तो 17-18 डिग्री जो है ऊपर जाएगा, नीचे से ऊपर की ओर होगा, ठीक है। मध्य, मतलब ये जो मध्य वाला भाग दिख रहा है ना आपको, भूमध्य रेखा, उससे ऊपर से जो है बढ़ता हुआ जाता है अक्षांश रेखा, ठीक है, याद रखेंगे, ठीक। चलिए, वैसे ही जो देशांतर रेखा है ना, यहाँ से होके इधर की ओर बढ़ता है, पूर्व से लेकर पश्चिम से लेकर पूर्व की ओर बढ़ता है। तो अभी देखेंगे तो आपको और क्लियर होगा, ठीक है। चलिए इसको अब मैं पूरा क्लियर कर देता हूँ, कुछ बातें जो बताया था आपको विशेष रूप से याद होना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो मैं अब इसमें जो है आपको अब समझाने की कोशिश करता हूँ कि क्या कुछ हमने जाना अभी। तो छत्तीसगढ़ का अक्षांशीय विस्तार की अगर बात करें, अक्षांशीय विस्तार कितना है? 17 डिग्री 46 मिनट से लेके उत्तरी अक्षांश, क्योंकि उत्तर में स्थित है ना, याद रखेंगे उत्तर में स्थित है हमेशा, तो अक्षांश रेखा हमेशा उत्तर वाला कहलाएगा। क्या वाला कहलाएगा? उत्तर वाला, ठीक है, क्योंकि अभी भूमध्य रेखा के उत्तर में है, ऐसा करके बताया था आपका। तो अक्षांश रेखा हमेशा जो हॉरिजेंटल लाइन होता है वो अक्षांश रेखा कहलाता है, ठीक है। तो 17 डिग्री 46 मिनट क्या होगा? उत्तरी अक्षांश होगा। क्या होगा? उत्तरी अक्षांश से लेकर 24 डिग्री 5 मिनट तक उत्तरी अक्षांश तक। देखो, तो ये जो लाइन दिख रहा होगा आपको, देखो ये मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, इधर समझ आ रहा होगा,
ये जो लाइन दिख रहा है आपको अक्षांशी रेखा लिखा है, ये 17 डिग्री है 46 मिनट, ठीक है। और वैसे ये ऊपर वाला है ना, ये है 24 डिग्री 5 मिनट उत्तरी अक्षांश। ये बात क्लियर हो गया होगा, ठीक। वैसे जो देशांतरी विस्तार होता है ना, ये होता है 80 डिग्री 15 मिनट से लेकर ये होता है 84 डिग्री, ठीक है, आपका 24 मिनट तक। कितने मिनट तक? 24 मिनट तक। यहां तक क्लियर हो गया होगा, ठीक। अब देखो दोनों के बीच जो है ना कितने का अंतर है जी, कितने डिग्री का अंतर है। अप्रॉक्स अगर मैं मानूं तो अप्रॉक्स मैं अगर 10 मिनट को ध्यान नहीं दूं तो लगभग 4 डिग्री का अंतर है। लगभग कितना डिग्री का अंतर है? 4 डिग्री का। हम जानते हैं 1 डिग्री बराबर कितना मिनट होता है? 1 डिग्री इक्वल टू होता है 4 मिनट, ठीक है। तो कितना मिनट होता है? 4 मिनट। मतलब कहने का मतलब टोटल 16 मिनट 35 सेकंड का होता है, क्योंकि अगर आप इसको और मिनट को भी इसमें वो करेंगे, सम्मिलित करेंगे तो 16 मिनट 35 सेकंड आता है, लेकिन मैं अप्रॉक्स 16 मिनट मान लेता हूँ। 16 मिनट मैं मान लेता हूँ। तो जो पश्चिम है ना, जो वेस्ट है और जो ईस्ट है, ठीक है, तो दोनों के मध्य कितने मिनट का अंतर होता है? 16 मिनट का अंतर होता है, याद रखेंगे। 16 मिनट का आपको अंतर दिखाई देगा। ये बात तो क्लियर हुआ होगा, ठीक। अब चलिए यहां तक कुछ बातें और मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। 16 मिनट का ये अंतर हुआ, आपको नजर आया होगा, समझ आया होगा, ठीक है। अब बातें करते हैं इसमें और कुछ बातें जो आपको याद रखना है। तो देखो आपको उत्तरी अक्षांश, आपको देखो दोनों के बीच अंतर बहुत ज्यादा दिख रहा है, ठीक है। अंतर देखो ये बहुत बड़ा दिख रहा है, तो ये होता है 700 से लेके 800 किलोमीटर तक। कितना होता है? ये जो उत्तरी छोर का सबसे देखो ये वाला जो पॉइंट है और ये जो वाला पॉइंट है, यहां से जो दूरी है ना वो 700 से 800 किलोमीटर है। कितना है? 700 से 800 किलोमीटर, ठीक है। सेम दूरी देखो, ये अक्षांश अगर मैं इसको सीधा लेके आऊं ऐसे ऐसे, ठीक है, और ये देशांतर और ये देशांतर देखो, तो इसको अगर मैं मिलाऊं, ठीक है, इसको अगर मैं मिलाऊं यहां से देखो ये जो है, ठीक है, ऐसे आप समझो, यहां से ऐसे मापा जाए और ऐसा मापा जाए तो ये होता है 435 किलोमीटर। कितने का है? 435 किलोमीटर का, याद रखेंगे 435 किलोमीटर का दूरी है। तो उत्तर से दक्षिण की ओर आने पर 700 से 800 किलोमीटर चलना पड़ता है और पूर्व से पश्चिम की ओर जाने पर हमको 435 किलोमीटर चलना पड़ता है। इसको आप ध्यान में रखेंगे। तो ये हो गया, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको क्लियर समझ आया होगा, ठीक है। अगर नहीं समझ आया होगा तो आप कमेंट करिएगा, कोशिश करूंगा समझाने की कोशिश करूँ उसको, ठीक है, ताकि आपको समझ आए। क्योंकि इसमें मैं आपको नहीं दिख रहा हूँ ना आप मेरे को नहीं दिख रहे हो, ठीक है, तो मुझे समझाने में थोड़ा सा इसमें कैसे समझाओ इस प्रकार से लगता है, क्योंकि सामने में कोई व्यक्ति रहता है उसको समझाना ज़्यादा आसान होता है, ठीक है। और यहाँ कैमरा वगैरह भी नहीं लगा इसमें, तो मेरा चेहरा आपको दिखता तो समझ आता कि मैं किस ओर बात कर रहा हूँ, इधर को देखकर बात कर रहा हूँ, है ना। तो कोशिश करता हूँ कि आपको समझ आए, और नहीं आएगा तो आप बताइएगा जरूर, उसको और क्लियर करने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो यहाँ तक समझ आए। तो उत्तर से दक्षिण की ओर जो लंबाई है 700 से 800 किलोमीटर, पूर्व से पश्चिम की ओर जो लंबाई है वो 435 किलोमीटर में। अब देखो दोस्तों, अक्षांशीय लंबाई आप ध्यान में अगर रखेंगे, देखो कितना है 700 से 800 किलोमीटर, और जो देशांतरी लंबाई है वो कितना है 435 किलोमीटर। तो आपको एकदम साफ नजर आ रहा होगा कि जो अक्षांशीय लंबाई है वो ज्यादा है देशांतरी लंबाई से। जो अक्षांश का लंबाई है वो ज्यादा है देशांतर की लंबाई से। कहने का मतलब है अक्षांशीय विस्तार की तुलना में जो देशांतर विस्तार है वो कम है। देखो अक्षांश जो रेखा है वो ज्यादा है और देशांतर कम है, तो अक्षांशीय विस्तार की तुलना में देशांतरी विस्तार जो है कम है, या ऐसा बोल सकते हैं देशांतरी विस्तार की तुलना में जो अक्षांशीय विस्तार है वो ज्यादा है। मतलब अक्षांशीय लंबाई ज्यादा है और देशांतरी लंबाई जो है कम है, ठीक है। इस बात को आप विशेष रूप से ध्यान में रखेंगे। चलिए यहां तक तो उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा, क्योंकि बहुत आराम से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। कर्क रेखा की बात करते हैं तो कर्क रेखा जो है 4 जिलों से गुजरती है। पहले 3 जिलों से गुजरता था, ठीक है, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर से। अब जो है ये 4 जिलों से गुजरेगा, क्योंकि कोरिया से अलग होकर यहाँ बन गया एमसीबी। क्या बन गया? एमसीबी बन गया। तो देखो ये लाइन जो दिखा है ना कर्क रेखा, ये दिख रहा होगा आपको कर्क रेखा। तो ये 4 जिलों से होकर गुजर रहा है। कितने जिलों से होकर गुजर रहा है? 4 जिलों से होकर गुजर रहा है, ठीक। चलिए अगर हम बात करें तो देखो कर्क रेखा के अनुसार
छत्तीसगढ़ उष्ण कटिबंध में स्थित है। ठीक है, कर्क रेखा के अनुसार अगर बात करें तो छत्तीसगढ़ उष्ण कटिबंध क्षेत्र में। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये होता है कि जो कर्क रेखा होता है ना और जो भूमध्य रेखा होता है, ठीक है, जो कर्क रेखा होता है और भूमध्य रेखा होता है, तो इधर वाले एरिया में ना गर्मी ज्यादा पड़ता है। ठीक है, दोनों के बीच में गर्मी ज्यादा पड़ता है, इसलिए बोलते हैं उसको उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। क्या बोलते हैं इसको? उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। तो ये समझो कि जहां कर्क रेखा से गुजरेगा जो भी राज्य हो वहां गर्मी पड़ेगा, इसलिए हम उसको क्या बोलेंगे? उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। बस इतना आप ध्यान में रखेंगे तो भी आपको चीजें जो है एग्जाम में हैंडल करने में सहायता मिलेगा। ठीक है, तो कर्क रेखा से जो भी राज्य गुजरेगा या कर्क रेखा जिस जिस राज्य से होकर गुजरा है, जैसे राजस्थान हो गया, एमपी हो गया, ठीक है, गुजरात हो गया, झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, तो वहां उस एरिया में क्या रहेगा? गर्मी पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि कर्क रेखा में सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है, आप जानते हैं। ठीक है, ठंड के दिन में ठंडी भी पड़ती है, गर्मी के दिन में बहुत ज्यादा गर्मी भी पड़ती है। तो कर्क के रेखा के अनुसार छत्तीसगढ़ उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है। भारतीय मानक समय रेखा, ठीक है, भारतीय मानक समय रेखा छत्तीसगढ़ के 8 जिलों से होकर गुजरती है। जो टाइम वाला जो रेखा है, ठीक है, जो टाइम वाला रेखा है, ठीक है, ये वाला देखा आपको दिख रहा होगा, मानक भारतीय मानक समय रेखा, स्टैंडर्ड टाइम रेखा, टाइम लाइन है ना, स्टैंडर्ड टाइम लाइन जिसको बोलते हैं, आईएमटी बोलते हैं, है ना। तो जो भारतीय मानक समय रेखा होता है, ठीक है, ये जो है छत्तीसगढ़ के 8 जिलों से होकर गुजरता है। कौन कौन से 8 जिले याद रखेंगे? एक दिख रहा होगा आपको, देखो ये सूरजपुर का ये वाला जिला आपको नजर आ रहा होगा, तो ठीक है, ये सूरजपुर का जिला, देखो सूरजपुर को कोरिया से होकर गुजर रहा है। ठीक है, तो 2 जिला यहाँ हो गया। फिर कोरबा से तीसरा जिला हो गया कोरबा, उसके बाद जांजगीर चांपा चौथा हो गया, 5वां बलौदा बाजार, 6वां महासमुंद और 7वां जो है आपका गरियाबंद। कहीं एक जिला छूट रहा है क्या? सूरजपुर हो गया, हाँ, अच्छा, ये आपका ये नया जिला है एमसीबी, देखो एमसीबी भी है यहाँ। ठीक है, लेकिन आपको एक बात मैं बताऊंगा, अगर ये जो है ना भारतीय मानक समय रेखा और कर्क रेखा एक दूसरे को अगर कोरिया में काटेगा तब ये 8 जिलों से होकर गुजरेगा। इस बात को ध्यान में रखेंगे। जब ये कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा, ठीक है, इसको मैं क्लियर करता हूं पहले आपको यहाँ पास, ताकि आपको मैं क्या बोलना चाह रहा हूं ये समझ आए। ठीक है, अब देखो मैं क्या समझ, देखो ये जो भारतीय मानक समय रेखा दिख रहा होगा ब्लू कलर का, देखो ये हाईलाइट ब्लू कलर का, ठीक है, और ये जो ऑरेंज कलर का जो आपको समय रेखा दिख रहा है कर्क रेखा, एक दूसरे को अगर ना ये कोरिया जिले में काट रहा है, देखो एक दूसरे को अगर ये कोरिया जिले में काटेगा तो जो भारतीय मानक समय रेखा होगा वो 8 जिलों से होकर गुजरेगा। ठीक है, जब कोरिया में काटेगा तब 8 जिलों से होकर गुजरेगा। जब ये सूरजपुर में काटेगा, ठीक है, जब ये सूरजपुर में काटेगा तो ये लाइन को मैं इधर अगर सरकाऊंगा तो जो है 7 जिलों से होकर गुजरेगा। कितने जिलों से? 7 जिलों से। अब देखो ये विवादित है। अब विवादित कैसे है कि गवर्नमेंट के डेटा के अनुसार ना कोरिया जिला आता है, ठीक है, और बुक में आपको सूरजपुर दिया जाता है, लेकिन अभी एक एस्ट्रोलॉजी पार्क बनाने का बात चल रहा है, ठीक है, सूरजपुर में, है ना। तो वहां ना जो वैज्ञानिक आए थे वो बताया कि भारतीय मानक समय रेखा जो है सूरजपुर में ही काटता है ना। कर्क रेखा भारतीय मानक समय रेखा का जो कटान बिंदु है ना, सूरजपुर की जिस जगह को पहले ये लोग बताते थे उससे कहीं ज्यादा दूर है, तो सूरजपुर में काटता है, ऐसा करके बताया गया है। तो उस हिसाब से अगर बात करें दोस्तों, तो उस हिसाब से जो है ये 7 जिला आएगा। कितने जिले आएंगे? 7 जिला से होकर गुजरता है, याद रखेंगे आप। ठीक है, 7 जिलों से होकर गुजरेगा आपका भारतीय मानक समय रेखा, मतलब आपका एमसीबी छूट जाएगा इसमें। कौन सा छूट जाएगा? एमसीबी जो है छूट जाएगा, और साथ ही कोरिया, तो 6 जिला आएगा इसमें। एक चीज याद रखेंगे, 6 जिला आएगा, 7 भी नहीं आएगा, 6 आएगा। ठीक है, कोरिया भी छूटेगा पूरा पूरा, तो ये 2 जिला तो छूट जाएगा, 6 जिला याद रखेगा, क्योंकि इसको ध्यान रखेंगे, बहुत कंफ्यूजन क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो ये 6 जिला इसके अंतर्गत आएगा। साथ ही याद रखेंगे कि सूरजपुर में ही कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा का जो है कटान बिंदु होगा। ठीक है, कहाँ होगा? सूरजपुर में। सूरजपुर में जो है ना कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा जो है एक दूसरे को काटेगा। ठीक है, अब ऐसे समझो, ये आएगा आपका
इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और इधर से होगा कर्क रेखा। तो ये सूरजपुर में काटेगा, है ना। इसमें ठीक से बनाते नहीं बन रहा है, 1 मिनट में कोशिश करता हूँ फिर भी आपको बना के इसको बताऊँ, आपको इजी से समझ आए। तो देखो ये सूरजपुर है ना, यहाँ इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और यही कर्क रेखा जो है एक दूसरे को काटेगा, समझो सूरजपुर में ऐसे, ठीक है। बस याद रखेंगे सूरजपुर में काटेगा, 6 जिलों से होकर भारतीय मानक समय रेखा गुजरेगा, 4 जिलों से होकर गुजरता है आपका कर्क रेखा। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ आया होगा। तो कौन कौन से जिले हैं आप 6 जिले में, तो एक सूरजपुर जिले हो जाएगा, एक कोरबा जिला हो जाएगा, ठीक है, दूसरा जांजगीर चांपा जिला हो जाएगा, बलौदाबाजार जिला और महासमुंद और गरियाबंद, महासमुंद और गरियाबंद। अगर मैं बात करूं इसको समझाने का तो सारंगगढ़ भिलाईगढ़ वाला भी एरिया इसमें सम्मिलित होगा, ठीक है, फिर भी 7 जिला ही बनता है। तो इसको ना मैं अभी तो अगर हम बात करें, क्योंकि अभी एक्चुअल डेटा नहीं आया है, तो याद रखेंगे जब एक्चुअल डेटा आ जाएगा तब इसको मैं बताऊंगा, आपको एक बार और क्लियर करा दूंगा कि 7 जिले है कि 6 जिले, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन रहेगा अभी भी, ठीक है। आपको तो याद रखेंगे 6 और 7 जिलों को याद रखेंगे, ऑप्शन के हिसाब से देख लेंगे उसको, ठीक है। कोशिश करना कि आप 7 को ही आंसर ले इसका ज्यादातर मेरे हिसाब से, क्योंकि 7 इसका करीबी आंसर होना चाहिए, 7 जो है इसका सही आंसर होना चाहिए, ठीक है। 7 को आप याद रखेंगे, 7 जिला से है ना जो भारतीय मानक समय रेखा वो गुजरेगा, समझो। और जो कर्क रेखा है वो तो 4 जिला से गुजरेगा, तो कर्क रेखा में कोई डाउट नहीं है, कर्क रेखा 4 जिला में ही गुजरेगा, याद रखेंगे, ठीक है। तो 7 और 4 को याद रखना है बस। अभी बताया था कि 16 मिनट कैसे आता है, क्योंकि आप देखे होंगे 4 डिग्री का अंतर है, 4 डिग्री कुछ मिनट का अंतर आता है, तो 16 मिनट 36 सेकंड जो है इसका करेक्ट आंसर आता है, क्योंकि 1 डिग्री बराबर 4 मिनट होता है। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको समझ आया होगा। चलिए अब हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ की जो समवर्ती राज्य है, छत्तीसगढ़ से जो लगा हुआ राज्य है उसके बारे में बात करते हैं। तो छत्तीसगढ़ से कितने राज्य लगा हुआ है पहले तो यही हमको पता होना चाहिए। तो देखो छत्तीसगढ़ से सबसे पहले उत्तर में लगता है उत्तर प्रदेश, उत्तर पूर्व में लगता है झारखंड, उत्तर पूर्व में लगता है झारखंड, ठीक है, ये दूसरा हो गया। उड़ीसा पूर्व में है तो ये तीसरा राज्य हो गया, ठीक है। चौथा आपका आंध्र प्रदेश, ठीक है, पांचवा तेलंगाना, छठवा महाराष्ट्र और 7वां जो है मध्य प्रदेश। तो टोटल कितने राज्य है, 7 राज्य जो है छत्तीसगढ़ से लगा हुआ है, 7 राज्य जो है छत्तीसगढ़ से लगा हुआ है। पहली बात तो ये याद रहना चाहिए। दूसरा छत्तीसगढ़ जो है देखो सर्वाधिक सीमा किसके साथ बना रहा है, तो आपको साफ साफ नजर आ रहा है, यहां से लेके यहां तक पूरा उड़ीसा है, ये वाला बॉर्डर आपको दिख रहा होगा, पूरा उड़ीसा बॉर्डर, देखो उड़ीसा बॉर्डर, ठीक है, मतलब जसपुर से चालू होता है और पूरा सुकमा तक जाता है उड़ीसा बॉर्डर। बात समझ आ रहा है, यहाँ तक एकदम क्लियर हो रहा होगा आपको। सबसे बड़ा जो सीमा जो शेयर करता है वो किसके साथ होता है, उड़ीसा के साथ, ये बात तो। और सबसे छोटा अगर शेयर करता है वो है आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के साथ देखो एकदम 36 किलोमीटर का लगभग यह जो है सीमा जो है शेयर करता है आंध्र प्रदेश के साथ, ये आपको नजर आ रहा होगा, ठीक है। तो सबसे बड़ा जो लंबी सीमा बनाता है वो है उड़ीसा के साथ, सबसे कम सीमा रेखा बनाता है तो वो आंध्र प्रदेश राज्य के साथ। क्षेत्रफल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ से लगा हुआ सबसे बड़ा राज्य है तो एमपी। क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर बात करें, देखो ये 7 राज्य जो है छत्तीसगढ़ से लगा हुआ है, इसमें सबसे बड़ा या सबसे ज्यादा क्षेत्रफल किसका है, तो एमपी का है, एमपी का है, ठीक है, याद रखेंगे। एमपी का जो क्षेत्रफल है, एरिया है वो ज्यादा है, ठीक है, याद रखेंगे एमपी का एरिया जो है ज्यादा है। तो सबसे छोटा राज्य कौन सा है, झारखंड, मतलब इसका जो एरिया है वो कम है, इसका जो एरिया है वो कम है, तो ये भी क्वेश्चन आता है। उसके बाद याद रखेंगे अधिक अंतरराज्यीय सीमा वाला जिला, मतलब छत्तीसगढ़ का ऐसा कौन सा जिला है जो सबसे ज्यादा जो है राज्यों के साथ सीमा रेखा बनाता है। तो देखो बलरामपुर को अगर ध्यान देंगे ना आप, तो बलरामपुर देखो ये झारखंड के साथ सीमा रेखा बना रहा है, यूपी के साथ सीमा रेखा बना रहा है, साथ ही देखो इधर से आप देखेंगे ना, इधर पोंटे से आपको समझ आ रहा होगा, तो यहाँ एमपी के साथ भी सीमा रेखा ये बनाता है। तो बलरामपुर जो है 3 राज्यों के साथ सीमा रेखा बनाता है, ठीक है, 3 राज्यों के साथ जो है सीमा रेखा बनाता है बलरामपुर, याद रखेंगे। सबसे कम जो है सब सीमा रेखा बनाता है तो वो धमतरी, देखो धमतरी का दिख रहा होगा, ये वाला पोर्शन छोटा सा पोर्शन जो है सबसे कम सीमा रेखा बनाता है, शायद 12 किलोमीटर है, मेरे को एक्चुअल याद नहीं है ये, ठीक है। तो धमतरी के साथ जो है 12 किलोमीटर, जहां तक मेरे को डेटा याद आ रहा है 12 किलोमीटर के आसपास जो है सीमा रेखा बनाता है उड़ीसा के साथ।
ठीक है। अब भू आवेष्टित जिलों की बारे में बात करते हैं। तो भू आवेष्टित जिला क्या होता है, या ऐसा स्थल, भू आवेष्टित स्थल किसको बोलते हैं, ऐसा स्थल जो किसी समुद्र के किनारे से न लगा हो, ना किसी अंतर राज्य से या अंतर देश से, मतलब दूसरा देश से नहीं लगा हो या दूसरे राज्य से न लगा हो, ऐसा जिला क्या कहलाएगा, आपका भू आवेष्टित जिला कहलाएगा। जैसे अब देखो सरगुजा को देखो, यहाँ ठीक से अगर ध्यान देंगे आप, सरगुजा को देखो, मैं हाईलाइट कर रहा हूँ इधर, है ना। सरगुजा देखो, ये क्या किसी अन्य राज्य से लगा हुआ है, क्या नहीं लगा हुआ। जैसे जसपुर की बात करें तो जसपुर झारखंड से लगा है, इधर उड़ीसा से लगा है। वैसे सूरजपुर किसी से नहीं लगा हुआ है। तो ये सूरजपुर, सरगुजा, सरगुजा जो है किसी से लगा हुआ नहीं है। तो ये भू आवेष्टित राज्य है, भू आवेष्टित जिला है। एक हो गया आपका सरगुजा, दूसरा हो गया आपका कोरबा, दूसरा हो गया कोरबा, तीसरा देखो जांजगीर चांपा, चौथा बिलासपुर। पहले बिलासपुर लगता था, ठीक है, लेकिन अब गौरेला पेंड्रा बरवाही जब से बना है तो बिलासपुर भी नहीं लगता। तो ये 4 जिला तो यही हो गया आपका। आपको यहाँ शक्ति नजर आ रहा होगा, है ना, शक्ति, ये 5 जिला यही हो गया। शक्ति के बाद आपको बलौदा बाजार नजर आ रहा होगा, देखो, ठीक है, बलौदा बाजार, तो ये 6वां हो गया, ठीक है। उसके बाद बेमेतरा 7वां, 8वां दुर्ग हो गया, 9th नंबर में आपका रायपुर, और 10 में आएगा आपका बालोद, और उसके बाद एक दंतेवाड़ा आएगा 11वें नंबर पे, दंतेवाड़ा आएगा जो है 11वें नंबर में। तो देखो अगर हम बात करें भू आवेष्टित जिले, अगर आपको समझ आ रहा होगा, तो जो बिलासपुर संभाग है ना, इसमें आपको भू आवेष्टित जिलों की संख्या ज्यादा दिख रहा होगा। तो अगर हम सरगुजा संभाग में बात करें तो एक जो जिला है केवल भू आवेष्टित है सरगुजा संभाग में, तो सरगुजा। बिलासपुर संभाग में अगर बात करें तो 4 जिला जो है भू आवेष्टित जिला है। कितना जिला, 4 जिला। रायपुर संभाग में 2 जिला भू आवेष्टित है। दुर्ग संभाग में 3 जिला जो भू आवेष्टित है, लगातार 3 जिले भू आवेष्टित है। अगर बस्तर संभाग में बात करें तो 1 जिला जो है भू आवेष्टित है। तो ऐसे संभाग के साथ याद रखें। तो सरगुजा में 1 जिला भू आवेष्टित है जो स्वयं सरगुजा है। बिलासपुर में 4 जिला जो है भू आवेष्टित है। कौन कौन से 4 जिला है, कोरबा है, बिलासपुर है, आपका शक्ति है, जांजगीर चांपा है, ठीक है। तो ये 4 जिला देखो, बिलासपुर संभाग, तो बिलासपुर तो रहेगा ही, कोरबा तो रहेगा ही, उसके बाद जांजगीर चांपा और शक्ति। रायपुर संभाग में रायपुर से ही क्लियर है, तो रायपुर तो पहला भू आवेष्टित जिला हो जाएगा, और बलौदा बाजार। दुर्ग संभाग में बात करें तो स्वयं दुर्ग रहेगा, बेमेतरा और बालोद रहेगा ऊपर नीचे, ठीक है। दंतेवाड़ा या बस्तर संभाग की बात करें तो वहां उसका जिला मुख्यालय जो दंतेवाड़ा जो है, दंतेवाड़ा जो जिला है, जिला मुख्यालय बोलता हूँ, दंतेवाड़ा जो जिला है वो जो है आपका बस्तर संभाग में जो है क्या रहेगा, भू आवेष्टित जिला रहेगा। तो ऐसे आप जो है संभाग के साथ में याद करेंगे ना, तो आपको बहुत इजी होगा। तो टोटल 11 जिले जो है भू आवेष्टित जिले के रूप में है हमारे छत्तीसगढ़ में। तो ये सब नाम लिखा हुआ है। वैसे भी मैं आपको मैप से बहुत अच्छे से क्लियर समझाया हूँ। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ आ रहा होगा। कमेंट करके जरूर बताइएगा कैसे लग रहा है ये वीडियो, क्योंकि आपका कमेंट जो है मेरे को मोटिवेशन प्रदान करेगा। मैं बार बार यही बात बोलता हूँ, ताकि आपको समझाने में मेरे को सहायता मिले, मेरे अंदर एनर्जी आ, और मैं बहुत अच्छे से आपको समझा पाऊँ, ठीक है। चलिए अगले टॉपिक में बढ़ते हैं। तो सीमावर्ती राज्य जो है, सीमावर्ती राज्य की बात करें, ठीक है, कौन कौन से राज्य है और किस किस जिलों से लगा हुआ है। तो बलरामपुर सर्वाधिक जिला को टच करता है। बलरामपुर आपको बताया था एमपी को, ठीक है, यूपी को और झारखंड को। तो इसको कैसे याद रख सकते हैं, ठीक है, इसको आप याद रख सकते हैं MUJ, है ना, बी, MUJB ऐसा करके, ठीक है, आप याद रख सकते हैं MUG ऐसा करके। आप शॉर्ट, कुछ भी आप शॉर्ट फॉर्म बना सकते हैं इसको। सुकमा को आप याद रख सकते हैं। सुकमा में जो है 3 जिलों के साथ रखता है, ये भी देखो, एक आंध्र प्रदेश, एक तेलंगाना, एक उड़ीसा। तो सुकमा भी जो है 3 राज्यों के साथ लगता है। इसको कैसे याद रखेंगे, सूता करके, ऐसे सूता, सूता, सुकमा, उड़ीसा, है ना, हम उड़ीसा लिखते हैं, उड़ीसा होता है, उड़ीसा लिख देते हैं। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। सूता गले में पहना जाता है ना, सूता, आप हमारे छत्तीसगढ़ में पढ़े होंगे, ठीक है। तो सूता याद रखेंगे। जसपुर में याद रखेंगे, जसपुर में JJU, GGU है छत्तीसगढ़ में, तो यहाँ JJU याद रखेंगे। जसपुर झारखंड और उड़ीसा, ठीक है। राजनांदगांव में आप याद रखेंगे, राजनांदगांव जो है 2 राज्यों से लगा हुआ है, ठीक है। RMM याद रख सकते हैं, या MMR याद रख सकते हैं, जैसे भी याद रखना है MMR, ठीक है। बीजापुर जो है 2 राज्यों से लगा हुआ है, तेलंगाना और महाराष्ट्र। तो ये BMT याद रखेंगे, BMT,
BMT, जैसे TMT सरिया होता है वैसे BMT ऐसा करके, तो बीजापुर, तेलंगाना, महाराष्ट्र, ऐसा आप याद रख सकते हैं। तो ये जो है सीमावर्ती राज्य है, हमारे छत्तीसगढ़ के जिलों से लगा हुआ है, ठीक है। तो दो जिलों को विशेष रूप से आप ध्यान रखेंगे, बलरामपुर और सुकमा। बलरामपुर जो होता है तीन राज्यों के साथ लगता है, और जो सुकमा होता है वो भी 3 राज्यों के साथ लगता है। बलरामपुर जो है MP, UP और झारखंड के साथ लगा हुआ है, और जो सुकमा है उड़ीसा, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के साथ लगा हुआ है। सूता और मुझ भी ऐसा करके आप याद रख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं प्राकृतिक विभाजन को, जो हमारा मेन टॉपिक है प्राकृतिक विभाजन, इसके बारे में हम डिस्कशन करते हैं दोस्तों। तो छत्तीसगढ़ को ना हम प्राकृतिक रूप से 4 भागों में बांटते हैं, ठीक है। कौन कौन से भागों में बांटते हैं? 4 भागों में बांटते हैं। और देखो 4 भाग कैसे बांटेंगे, जो आपको ये सरगुजा संभाग दिख रहा होगा ना, थोड़ा सा बिलासपुर संभाग और सरगुजा संभाग, तो मेनली आप सरगुजा संभाग ऐसा दिमाग में बैठा के चलो। तो ये सरगुजा जो संभाग है ना, संभाग वाइज पढ़ने में ज्यादा क्लियर होता है चीजें। तो जो सरगुजा संभाग है ना, उसको 2 भागों में हम बांट दिए हैं। जैसे आप ऐसे समझो, हमारा सिर है, सिर आप देखिए ना, सिर भी हमारा 2 भाग में बटा हुआ है, एक दायां भाग एक बायां भाग। अब पढ़ते हैं इसको, जब आप बायोलॉजी पढ़े होंगे तो अवश्य पढ़े होंगे। तो देखो छत्तीसगढ़ का सिर को भी ना 2 भागों में बांटा गया है, एक बायां भाग और एक दायां भाग, ठीक है। कैसे भाग में? 2 भाग में, बायां भाग और दायां भाग में बांटा गया है, ठीक है। तो ये जो होता है ना आपका दायां भाग है, ये क्या है? दायां भाग है समझो, ठीक है। ये राइट साइड है, ठीक है। और ये लेफ्ट साइड है, ये क्या है? लेफ्ट साइड। तो राइट साइड में क्या रहेगा आपका? पूर्वी बघेलखंड का पठार। कौन सा भाग है? पूर्वी बघेलखंड का पठार। ये जो है, इसका परसेंट की बात करना, अभी केवल परसेंट याद रखो, मैं क्षेत्रफल भी बताऊंगा इसका। 16.16 है ना, 16.16% जो है आपका पूर्वी भाग है, पश्चिमी भाग कहलाएगा ये। 1 मिनट, ये क्या कहलाएगा? पश्चिमी भाग कहलाएगा। क्या कहलाएगा? पश्चिमी, ठीक है, पश्चिमी भाग। और ये है पूर्वी भाग, ठीक है। ये है आपका 4.59%, ये रहेगा 4.59%। तो लेफ्ट साइड जो है कम रहेगा और राइट साइड जो है ज्यादा रहेगा, क्योंकि ज्यादातर लोग राइट हैंडी होते हैं, राइट हैंड से लिखते हैं। तो ज्यादातर लोग में तो 16.16% लोग ऐसा समझो राइट हैंडी होंगे, राइट साइड, है ना। और ये होगा 4.59% जो है आपका जसपुर, ये पाट प्रदेश कहलाता है। इसको बोलते हैं पाट प्रदेश, और इसको बोलते हैं पूर्वी बघेलखंड का पठार, इसको याद रखेंगे। अब ये जो मध्य भाग है, ठीक है, तो मध्य भाग जो है ये कहलाता है छत्तीसगढ़ का मैदान। क्या कहलाता है? छत्तीसगढ़ का मैदान कहलाता है, मैदान। और आपको एकदम साफ साफ नजर आ रहा होगा, इसका क्षेत्रफल सबसे ज्यादा दिख रहा होगा, ठीक है। देखो क्षेत्रफल ज्यादा दिख रहा है, तो ये पूरा 50.34% में है। कितना परसेंट में है? 50.34% में है आपका छत्तीसगढ़ का मैदान। यहां तक क्लियर हुआ होगा। अब ये कहलाता है दंडकारण्य, ठीक है, दंडकारण्य कहलाता है, दंडकारण्य। तो दंडकारण्य का पठार है ये, ठीक है, दंडकारण्य का पठार। तो ये कितना परसेंट है? तो 28.91%, 28.91% ये जो होता है आपका दंडकारण्य का पठार है, ठीक। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको समझ आया होगा। अभी केवल परसेंटेज को याद रखो, क्षेत्रफल भी इसमें पढ़ेंगे, ठीक है, आगे चलकर सब क्लियर होगा, क्योंकि एक साथ पढ़ना हौच-पौच हो जाता है, क्योंकि धीरे धीरे आप याद करेंगे तो आपको क्लियर होगा। तो चलो एक बार रिकॉल करते हैं। हम जो है सर को 2 भाग में बांटते हैं, एक पश्चिमी एक पूर्वी, एक पश्चिमी और एक पूर्वी। जो पश्चिमी वाला जो क्षेत्र है, जो पूर्वी बघेलखंड का पठार कहलाता है समझो, है ना, जो, या फिर इसको आप पूर्वी टाइप का याद रख सकते हो जैसे भी, है ना। तो राइट साइड ऐसा करके याद रखो, पश्चिमी पूर्वी अब रखोगे ना तो भूल जाओगे, है ना। राइट साइड जो है ना हमारा कहलाएगा पूर्वी बघेलखंड का पठार। जो राइट साइड है वो कहलाएगा पूर्वी बघेलखंड का पठार, जो 16.16% है। और जो लेफ्ट साइड है ना वो कहलाएगा जसपुर का पाट प्रदेश। क्या कहलाएगा? पाट प्रदेश। केवल पाट प्रदेश याद रखेंगे। 4.59%, 4.59%। जो बीच का भाग है ना, बीच का भाग है जो, है ना, वो कहलाएगा छत्तीसगढ़ का मैदान। क्या कहलाएगा? छत्तीसगढ़ का मैदान, जो होगा 50.34% होगा। और जो नीचे का जो भाग है वो कहलाएगा दंडकारण्य का पठार, जो होगा 28.91%, 28.91%। आप ऐसा याद रख सकते हैं। देखो 16.16 इसको याद रखना तो आसान है, 16 16 है,
4 के बाद 5 आता है तो 4.59 याद रखेंगे, और दोनों को जोड़ोगे तो 9 होता है। 4 के बाद 5 आता है, दोनों को जोड़ोगे तो 4.59। अब यहाँ 50.34 है तो 3 4 5 ऐसे याद रखेंगे, 3 4 5 0 3 4 5 तो 50.34, ठीक है, 3 4 5 है। दंड कारण नियम में 8 2 10 9 ऐसा टाइप को याद रख सकते हैं, तो 28.91, ठीक है। तो आप मेन डेटा को याद रखेंगे तो भी आपको क्लियर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ आया। तो छत्तीसगढ़ को 4 भागों में बांटा गया है, प्राकृतिक विभाजन है तो 4 भागों में बांटा जाता है। अब देखो, अब आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूं। जो आप यहाँ ये जो पूर्वी भाग देखे हैं, ठीक है, ये जो पूर्वी भाग आप देख रहे हैं, एक मिनट, आप जो एक भाग देख रहे हैं इसको मैं क्लियर करता हूं, यहां तक आपको सब ठीक है, तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। अब हम इसके बारे में बात करेंगे केवल। अब ये जो पूर्वी भाग दिख रहा हुआ है ना, आपको इस पूर्वी भाग के बारे में हम जो है अब पूरा डिस्कशन करेंगे पूर्वी भाग के बारे में, ठीक है। तो चलिए पूर्वी भाग को ध्यान में रखेंगे। कितना है इसका एरिया, तो 16.16%, 16.16% है। अब इसमें आते हैं। देखो ये जो है पूर्वी बघेलखंड का पठार, ठीक है। अब आपको इसको पूर्वी बघेलखंड का पठार क्यों बोलते हैं, पहले तो ये जानना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो ये एमपी वाला एरिया दिख रहा होगा आपको, एमपी, ये एमपी नजर आ रहा है, ठीक है। और ये हमारा छत्तीसगढ़, अगर मैं ऐसे बनाने की कोशिश करूं छत्तीसगढ़ को ऐसा इस प्रकार से, तो इस प्रकार आपको एकदम क्लियर समझ, ऐसा छत्तीसगढ़ है, ये छत्तीसगढ़ वाला एरिया है। देखो तो ये हमारा छत्तीसगढ़ है, ठीक है, ऐसे ये हमारा छत्तीसगढ़ है, ठीक, ऐसे आप ऐसे याद रख लीजिए, ठीक। तो देखो ये हमारा ये वाला जो हाथ ऐसे निकला हुआ है ना, ऐसे हाथ देखो, हाथ निकला हुआ है ऐसे, राइट साइड में हाथ को किए हुआ है ऐसे, यही भाग जो है यहाँ से आपको नजर आ रहा है। देखो यही जो है ना पूर्वी बघेलखंड का पठार का हिस्सा, अगर इसको मैं जोड़ूं यहाँ से ऐसे, अगर जोड़ने की कोशिश करूं तो पूर्वी बघेलखंड का पठार का हिस्सा है। तो ये वाला जो भाग आता है यहाँ, मतलब ये वाला जो एरिया दिख रहा होगा आपको छत्तीसगढ़ का, ऐसा एरिया जो आपको दिख रहा है ये मुंडी से ये वाला एरिया, ये वाला जो एरिया है ना, ये पूर्वी बघेलखंड का पठार का हिस्सा है, ठीक है। भारत का जो बघेलखंड का पठार का हिस्सा है ना, तो उसका पूर्व भाग है, कौन सा भाग है, पूर्व भाग, तो पूर्वी बघेलखंड का पठार। देखो इधर होता है पश्चिम, इधर होता है पश्चिम, याद रखें, इधर होता है पश्चिम, ठीक है, और इधर होगा पूर्व, इधर होगा पूर्व, इधर होगा पूर्व, इसलिए बोलते हैं पूर्वी बघेलखंड, ठीक है। अब बहुत लोगों को ये क्लियर नहीं होता, पढ़ते तो जरूर छत्तीसगढ़ है लेकिन कैसे ये नहीं समझ आता। तो मैं बहुत अच्छे से यहाँ और क्लियर आपको करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं ये सबको मिटा देता हूँ ताकि आप जो है अच्छे से समझ पाओ। अब देखो और मैं अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो ये बघेलखंड का पठार आपको नजर आ रहा होगा, बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा, ठीक है। मैं थोड़ा सा इसका कलर चेंज करता हूँ ताकि आपको ना बहुत अच्छे से समझ आए इसको, अन्य कलर ले लेता हूँ। अब देखो ये जो भाग समझ आ रहा होगा, ये जो भाग है ना, ये जो है पश्चिम भाग, इधर जो होता है पश्चिम होता है, ठीक है। तो बघेलखंड का पठार का ये पश्चिम भाग है, और इधर भाग होगा पूर्व भाग, कौन सा भाग होगा, पूर्व भाग, और ये पूर्व भाग है। तो पूर्वी देखो हमारा छत्तीसगढ़ भी यहाँ से ये देखो ऐसा घुसा हुआ, ये उसका एक हाथ नजर आ रहा होगा, तो ये पूर्व भाग की ओर है ना, पूर्व भाग की ओर, तो इसको बोलते हैं पूर्वी बघेलखंड का पठार। क्या बोलते हैं, पूर्वी बघेलखंड का पठार, मतलब जो बघेलखंड का पठार है ना, उसका पूर्व भाग हमारे छत्तीसगढ़ की तरफ है, हमारे छत्तीसगढ़ से लगा हुआ है, मतलब छत्तीसगढ़ से बना हुआ है, ऐसा समझो इस प्रकार से, ठीक है। पूर्वी भाग, पूर्वी बघेलखंड का पठार, तो ये हो गया पूर्वी बघेलखंड का पठार। यहां तक तो क्लियर हुआ होगा। ये कितना परसेंट है, तो छत्तीसगढ़ का जितना क्षेत्रफल है ना, उसका 16.16%, उसका 16.16%। छत्तीसगढ़ कितना है, 1,35,191 वर्ग किलोमीटर है ना। छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल कितना है, 1,35,191, 98 लिख दिया यहाँ, 191 192 जो भी होगा वर्ग किलोमीटर है। इसी का आप 16.16% जब निकालेंगे ना, परसेंट वैल्यू जब निकालेंगे, तो आपको इसका एरिया मिल जाएगा। एरिया मैं अगले वीडियो में डिस्कस करूंगा, यहाँ इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आपको ये हौच पौच लगेगा, ठीक है, क्योंकि मैं एक साथ एरिया को भी याद करा दूंगा। तो इसका 16% क्या है, ये है आपका पूर्वी बघेलखंड का पठार। इतना तो क्लियर हुआ होगा उम्मीद करता हूँ, और ये मैप आपके दिमाग में बैठा होगा, ठीक है। क्यों इसको पूर्वी बघेलखंड का पठार बोलते हैं, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ आया होगा। चलिए अब आगे इसमें बात करते हैं फैक्ट के बारे में, ठीक।
सबसे पहले याद रखेंगे जो पूर्वी बघेलखंड का जो ढाल है ना, ढाल करने का मतलब जो नदी वगैरह जो बहेगा वो जाके उसका पानी कहाँ मिलेगा, उत्तर प्रदेश में। कहाँ मिलेगा, उत्तर प्रदेश के साइड ऊपर की ओर। बात समझ आ रहा है, आप ऐसे याद रखेंगे। तो इसका जो पानी है ना, मतलब इधर जो ढाल है, इधर जो ऊंचा वाला क्षेत्र है, क्योंकि पठार है, पर्वत है। देखो देवगढ़ की पहाड़ी है, यहाँ ये पहाड़ी है तो ये ऊंचा रहेगा, ठीक है। ये देखो ये ऊंचा वाला क्षेत्र है, पहाड़ी है तो ऊंचा वाला क्षेत्र है, ठीक है। इस कारण इसका ढाल किधर की ओर है, इस ओर है। तो नदी जो भी निकलेगा वो ऊपर की ओर बहेगा। पहली बात तो ये बात क्लियर हुआ। तो देखो अब इसका क्षेत्रफल की अगर मैं बात करता हूँ, इसका क्षेत्रफल कितना है पूर्वी बघेलखंड का पठार का, तो 21,863। दशमलव को याद रखने की जरूरत नहीं है, 21,863 वर्ग किलोमीटर है इसका क्षेत्रफल। ये बात समझ आया। उसके बाद अब इसका विस्तार कहाँ कहाँ है, मतलब पूर्वी बघेलखंड का पठार किस किस जिले तक फैला हुआ है, इसको आपको याद रखना है। तो ये है आपका, देखो मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर और सरगुजा। सरगुजा का थोड़ा सा एरिया, ज्यादा नहीं, पूरा एरिया नहीं आता, थोड़ा सा एरिया सरगुजा का आएगा। तो 3 जिलों को आप याद रखें, मतलब जो 4 जिले हैं जिसमें कर्क रेखा गुजरती है, याद रखेंगे। जहां से कर्क रेखा जो गुजरती है 4 जिला, उसको आप याद रखेंगे। और एक सरगुजा जिला को याद रखेंगे। सरगुजा का थोड़ा सा क्षेत्र आप याद रखेंगे इसमें, ठीक है, क्योंकि आधा क्षेत्र है ना पाट प्रदेश में जाता है, ठीक है। अब यहाँ अपवाह तंत्र की बात करें, यहाँ नदी भी गुजरती, बहुत सारी नदी यहाँ से निकलती है। तो यहाँ की नदी जो है ना डायरेक्ट गंगा नदी में जाके मिलती है, मतलब सोन नदी के माध्यम से, ठीक है। ऐसे सोन नदी के माध्यम से जो है गंगा नदी में जाके मिल जाती है, तो सोन गंगा अपवाह तंत्र कहलाता है। मतलब यहाँ की जो नदियां हैं याद रखेंगे, सोन नदी की सहायता से किस नदी में मिलती है, गंगा नदी में मिलती है, इसलिए सोन गंगा अपवाह तंत्र ये कहलाता है। यहाँ की ऊंचाई की बात करेंगे, यहाँ की जो पहाड़ी है, पर्वत है, अगर इस क्षेत्र की ऊंचाई की बात करें तो 300 से लेकर 700 मीटर है। कितना है, 300 से लेकर 700 मीटर है। मतलब इसके जो सामान्यतः जो पहाड़ी वगैरह है वो 300 से लेकर 700 मीटर तक है, ठीक है। और किसी भी ऊंचाई को समुद्र तल से मापा जाता है, याद रखेंगे, ठीक है। सैल समूह की बात करें ना, तो यहाँ क्या मिलता है, कोयला। गोंडवाना सैल समूह क्या है, गोंडवाना सैल समूह है, कोयला खनि यहाँ प्रमुख है। गोंडवाना सैल समूह याद रखेंगे, ठीक है। गोंडवाना, ठीक। गोंडवाना क्यों नाम पड़ा था, गोंड जनजाति के कारण गोंडवाना सैल समूह, ठीक है। ढाल उत्तर क्यों बताया। अब देखो यहाँ पहाड़ी है, उसी में से एक पहाड़ी है देवगढ़ की पहाड़ी, जो सबसे ऊंची है ना। मतलब देवगढ़ की जो पहाड़ी है उसकी जो ऊंची चोटी है उसका नाम है देवगढ़ की पहाड़ी, ठीक है। मतलब जो जो ये ऊंचाई वाला जो क्षेत्र है ना, ये ऊंचाई वाला क्षेत्र में यहाँ पास है ना, यहाँ पास एक पहाड़ी है जिसकी चोटी, ऊंची चोटी कौन सा है, देवगढ़, जो 1033 मीटर है, 1033 मीटर है, ठीक है। जिसको हम लीलावनी पहाड़ी भी कहते हैं, क्या बोलते हैं, लीलावनी पहाड़ी भी कहते हैं, याद रखें। तो पूछा जाता है पूर्वी बघेलखंड पठार का सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो देवगढ़ की पहाड़ी है 1035 मीटर, जिसको लीलावनी पहाड़ी के नाम से भी जानते हैं। अब यहाँ की जनजाति की बात करें ना, तो यहाँ 2 प्रमुख जनजाति जिसको आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, एक उराव जनजाति और एक कोल जनजाति। एक उराव जनजाति और एक कोल जनजाति को आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, ठीक है। मैं आपको एरिया के साथ ही जो मेन जनजाति उसको बता रहा हूँ, एक उराव जनजाति और एक कोल जनजाति। वैसे तो जनजाति बहुत सारे हैं इधर, लेकिन 2 को याद रखें, उराव और कोल को। उराव सबसे शिक्षित जनजाति, ये बात को भी मैं बताया था आपको, ठीक है। अब यहाँ मेन है नदी, कौन कौन से नदी निकलते, वैसे नदी चैप्टर में और अच्छे से मैप के माध्यम से पढ़ाऊंगा मैं इसको, लेकिन फिर भी याद रखेंगे यहाँ के जो मैदान है ना, इसमें कौन कौन सी नदी है, रिहन नदी, बेसिन नदी, रिहन बेसिन बोल सकते हैं, रिहन बेसिन बोलते हैं, कन्हार बेसिन, गोपद या गोपद नदी, रिहन नदी, कन्हार नदी, गोपद नदी, बनास नदी, हसदेव, रामपुर बेसिन, सोहागपुर, है ना। तो देखो मैदान में अगर बात करें तो जो नदियां निकलती है ना, रिहन नदी, कन्हार नदी, गोपद नदी, बनास नदी, यहीं से ये नदियां जहां बहती है उसके आसपास के जो क्षेत्र होते हैं ना उसको बेसिन कहा जाता है। क्या बोला जाता है उसको, बेसिन, ठीक है। मतलब मैदान में ही बहेगी नदियां, तो उसी को रिहन नदी जहां तक बहती है, जहां तक उसका पानी जाता है ना, जहां तक फैलता है जिस मैदान तक, उसको रिहंद बेसिन बोलते हैं। कन्हार नदी का पानी जिस मैदान तक फैलता है, जहां तक फैलता है, उसको बोलते हैं कन्हार बेसिन, गोपद बेसिन, बनास बेसिन, ठीक है। वैसी उसके अलावा हसदेव, रामपुर बेसिन है जो मैदान है, सोहागपुर बेसिन। तो इतना बेसिन को आप याद रखेंगे। रिहन, कन्हार, गोपद, बनास से 4 नदियां हैं, 4 बेसिन याद रखेंगे। हसदेव, रामपुर बेसिन और सोहागपुर बेसिन का मतलब मैदानी वाला क्षेत्र। अब पठारी क्षेत्र की बात करें तो देवगढ़ की पहाड़ी 1035 मीटर, जिसको लीलावनी पहाड़ी भी कहते हैं। मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, कोरिया, सूरजपुर
और बलरामपुर, ये 4 जिले आप याद रखेंगे। साथ ही रामगढ़ की पहाड़ी सरगुजा में है, आप जानते हैं बहुत अच्छे से। चूरी मतिरिंगा की पहाड़ी है सरगुजा का सीमावर्ती क्षेत्र, जो सरगुजा वाला क्षेत्र होगा ना, इसका सीमावर्ती क्षेत्र जो है चूरी मतिरिंगा की पहाड़ी कहलाता है। आगे आपको डायग्राम दिखेगा। चलिए ये देखो, अब आपको एकदम क्लियर समझ आएगा। देखो ये जो हो गया आपका रिहंद बेसिन है ना, रिहंद नदी जहां से निकलते हैं और आसपास के क्षेत्र को जहां सिंचित करते हैं, ये रिहंद बेसिन कहलाया। ये कन्हार बेसिन है, ये कौन सा है, कन्हार बेसिन है। देखो ये कन्हार बेसिन है, ठीक है। ये चांग भाखर देवगढ़ की पहाड़ी है, मतलब सबसे ऊंची चोटी यही है, चांग भाखर देवगढ़ की पहाड़ी 1035 मीटर ऊंची चोटी, ठीक है। ये हसदेव रामपुर का मैदान, हसदेव रामपुर का मैदान देखो इधर आपको नजर आ रहा होगा, हसदेव रामपुर का मैदान आपको एकदम क्लियर नजर आ रहा होगा, ऐसे है हसदेव रामपुर का मैदान। ये कोरबा बेसिन है ना, कोरबा, कोरबा का मैदान, कोरबा बेसिन, ठीक है। और ये है बिलासपुर रायगढ़ का मैदान, देखो बिलासपुर रायगढ़ का मैदान, और ये रायगढ़ बेसिन, ठीक है, रायगढ़ बेसिन। और ये छुरी उदयगढ़ की पहाड़ी, यहाँ देखो छुरी उदयगढ़ की पहाड़ी, हसदेव रामपुर बेसिन ऐसा लगा हुआ है एक दूसरे से, ठीक है। और ये है सरगुजा बेसिन, और याद रखेंगे पिंडरी लोरमी का पठार, ये है पिंडरा लोरमी का पठार। तो इस प्रकार से आप जो है चीजों को अच्छे से क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। सूर्य उदयपुर की पहाड़ी याद रखना कहाँ कहाँ तक फैला हुआ है, तो ये फैला हुआ है कोरबा और रायगढ़। देखो सूर्य उदयपुर की पहाड़ी इधर रायगढ़ और इधर कोरबा, कोरबा और रायगढ़ तक फैला हुआ है। अगर हम बात करें जलप्रपात की, तो यहाँ रक्सगंडा जलप्रपात है जो है रिहंद नदी पर। देखो ये रिहंद बेसिन है, रिहंद नदी, इसी में है रक्सगंडा जलप्रपात। कौन सा जलप्रपात है, रक्सगंडा जलप्रपात है, याद रखेंगे रक्सगंडा जलप्रपात है, ठीक है। पवई जलप्रपात है आपका पवई नदी पर, कौन से नदी पर, पवई, यही पास ना पवई नदी निकलेगा, पवई जलप्रपात है यहाँ, कौन सा है, पवई जलप्रपात है। उसके बाद कोठली जलप्रपात है कन्हार नदी पर, यहाँ पर देखो कन्हार नदी है, यहाँ है कोठली जलप्रपात, कोठली जलप्रपात है, ठीक है। और अमृत धारा जलप्रपात जो हसदेव नदी है ना, इधर इधर कोरबा वाले एरिया में जो हसदेव नदी यहाँ से निकलते हैं ऐसे, तो इस हसदेव नदी पर है अमृत धारा जलप्रपात, ठीक है, कौन सा है, अमृत धारा जलप्रपात है, ठीक है, हसदेव नदी कोरिया पर। अब नदियों की बात करें तो बनास, गोपद, रिहंद, कन्हार, बिजाल आदि नदियां है। जल विभाजक अगर बात करें, महानदी एवं गंगा नदी अपवाह तंत्र के मध्य, मतलब इसके नीचे जो है अगर बात करें तो महानदी का क्षेत्र आता है, इसके ऊपर जो है आपका गंगा नदी जो अपवाह तंत्र है वो आता है, सोन गंगा नदी अपवाह तंत्र। यहाँ कौन सी मिट्टी मिलती है, तो लाल पीली मिट्टी यहाँ आपको देने को आपको दिखाई देती है, लाल पीली मिट्टी, मतलब यहाँ खेती जो है की जा सकती है, ठीक है। चलिए अगर हम बात करते हैं अब दूसरा पाट प्रदेश, ठीक है, जसपुर सामरी पाट प्रदेश कहलाता है। इसका क्षेत्र की अगर बात करें तो 4.59% है, ठीक है। और इसका क्षेत्रफल में बात करें तो 6208 याद रखेंगे, 6208 वर्ग किलोमीटर, ठीक है, 6208 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। और पहले वाला का था 16.16 का, 16.16 वाले का है, परसेंट वाले का है 21,863, 21,863, ठीक है, याद रखेंगे वर्ग किलोमीटर, 21,863 वर्ग किलोमीटर है, और इसका है 6208, ठीक है। अब देखो आपको नजर आ रहा होगा एकदम साफ साफ यहाँ से क्लियर, ये वाला जो एरिया आपको दिख रहा होगा ये होगा पाट प्रदेश, ये पाट प्रदेश है। अब इसमें पाट प्रदेश में आपको याद रखना एक होता है, सबसे ऊपर में दिख रहा है आपको जमीर पाट, फिर सामरी पाट, फिर जारंग पाट, इधर पंडरा पाट, इधर जसपुर पाट, और ये मैन पाट, पूरा पाट पाट है, ठीक है। जमीर है ना, जमीर पाट, सामरी पाट, जारंग, जमीर, सामरी, जारंग, पंडरा और जसपुर पाट, आपको ये पाट प्रदेश नजर आ रहा होगा, और ये मैन पाट, पूरा पाट पाट लिखा रहेगा इधर, क्योंकि पाट प्रदेश, पाट क्या होता है, दो पहाड़ियों के बीच जो पठारी क्षेत्र होता है, जो समतल क्षेत्र होगा उसको पाट बोलते हैं, ठीक है। पठारी क्षेत्र के ऊपर ऊपरी भाग को हम पाट कहते हैं, ठीक है। छोटा नागपुर पठार का ये विस्तारित भाग है, देखो ये छोटा नागपुर का पठार है, अब इसी का विस्तार है, ये इसी का विस्तार है, देखो इसी का विस्तार, ये छोटा नागपुर का ही विस्तार है, ठीक है, ये नजर आ रहा होगा आपको, छोटा नागपुर का ही ये विस्तार है, ठीक है। देखो छोटा नागपुर में बहुत सारे खनिज है, ठीक है, इसीलिए यहाँ भी खनिज आपको मिलेगा, ठीक है, बक्साइड आपको जनरली देखने को मिलता है। तो क्षेत्र है यहाँ, इसका क्षेत्रफल है 6208, विस्तार कहाँ कहाँ है, जसपुर, पूर्वी सरगुजा, सरगुजा का जो पूर्वी भाग है ना, सरगुजा का ये पूर्वी भाग, ठीक है, क्योंकि पश्चिमी भाग तो आपको पूर्वी बघेलखंड के क्षेत्रफल में आता है। दक्षिणी बलरामपुर,
है ना, बलरामपुर का दक्षिणी भाग, ये बलरामपुर का दक्षिणी भाग, और उत्तरी रायगढ़, रायगढ़ का ये उत्तरी भाग है, रायगढ़ इधर है, रायगढ़ का ये उत्तरी भाग। ठीक, याद रखेंगे। प्रदेश प्रदेश का सबसे ऊंचा एवं क्षेत्रफल में सबसे छोटा प्राकृतिक प्रदेश। ठीक है, मतलब छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा प्रदेश है, मतलब इस ओर जाएंगे आप जब जसपुर साबरी पाठ में जाएंगे तो सबसे ऊंचा क्षेत्र है ये पाठ प्रदेश। ठीक है, लेकिन क्षेत्रफल की अगर बात करें तो क्षेत्रफल में ये कम है, क्षेत्रफल में जो 4 भागों में हम बांटे हैं उसमें सबसे छोटा है। ठीक है, भूगर्भिक संरचना की बात करें तो यहाँ डक्कन ट्रैप है ना, यहाँ क्या मिलता है, संरचना कैसी, इसका डक्कन ट्रैप है। ठीक है, यहाँ जो खनिज है बक्साइट खनिज है। ठीक है, डक्कन ट्रैप मतलब सीढ़ी नुमा आकृति रहता है, क्या बोल सकते हैं इसको, सीढ़ी नुमा आकृति। ढाल किधर है इसका, इसका ढाल है देखो इस प्रकार से, मतलब दक्षिण पूर्व की ओर, इधर है इसका ढाल, दक्षिण पूर्व की ओर इसका ढाल है। ठीक है, और ऊंचाई की बात करें तो 400 से लेकर 1000 मीटर तक ये ऊंचा है, 400 से लेकर 1000 मीटर तक ये ऊंचा है, आपको ये नजर आ रहा होगा। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं। ठीक है, अब यहाँ सबसे ऊंची चोटी की अगर बात करें, सबसे ऊंची चोटी की अगर बात करें तो गौरलाटा की चोटी है 1225 मीटर, याद रखेंगे सबसे ऊंची चोटी यही है, गौरलाटा की चोटी। ठीक है, गौरलाटा की चोटी 1225 मीटर, याद रखेंगे बलरामपुर जिले में है। ठीक है, अभी देवगढ़ की चोटी आप पढ़े से 1033 मीटर, याद रखेंगे, मैं रिकॉल करा रहा हूं ताकि आपको ये जो है डेटा याद हो। देवगढ़ की चोटी 1033 मीटर है, देवगढ़ की चोटी 1033 मीटर है। ठीक है, ये पूर्वी बघेलखंड के पठार की सबसे ऊंची चोटी है, पूर्वी बघेलखंड का। और ये जो है आपका पाट प्रदेश का, पाट प्रदेश का सबसे ऊंचा चोटी कौन सा है, गौरलाटा है ना, गौरलाटा। और यही जो है छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा चोटी भी है, याद रखेंगे 1225 मीटर। प्रमुख नदियां यहाँ कौन कौन सी है, ईब नदी, मैनी नदी, शंख नदी और डोकी नदी। ठीक है, कौन कौन सा है, ईब, मैनी, शंख और डोकी। यहाँ याद रखेंगे जो पाट प्रदेश के जो नदियां है ना, इसमें सोने के कण मिलते हैं, जो कण है सोने के कण मिलते हैं, जिसको झरिया जाति जनजाति के लोग है ना, झरिया जनजाति के लोग जो है छान छान कर सोना इकट्ठा करते हैं, याद रखेंगे। ठीक है, तो ईब, मैनी, शंख ये प्रमुख नदी है। अपवाह तंत्र कौन कौन सा है, गंगा और महानदी अपवाह तंत्र। ठीक है, इधर का गंगा और महानदी अपवाह तंत्र। जनजातीय की बात करें, यहाँ पहाड़ी कोरवा सबसे ऊंचा है, तो याद रखेंगे पहाड़ी कोरवा, उराव जनजाति और नगेसिया, नगेसिया जनजाति याद रखेंगे, उराव और पहाड़ी कोरवा। मिट्टी की अगर बात करें तो यहाँ लेटेराइट मिट्टी मिलती है, इसी लेटेराइट को भाटा मिट्टी कहते हैं, क्या कहते हैं, भाटा मिट्टी कहते हैं इसी मिट्टी को। ठीक है, इसी को लाल मिट्टी भी बोलते हैं, लाल कलर का होता है मुरुम, इसी को मुरुम मिट्टी भी बोलते हैं, मुरमी है ना, मुरमी मिट्टी बोलते हैं। इसलिए यहाँ ना चाय वगैरह लगाया जाता है, क्या लगाया जाता है, चाय वगैरह। ठीक है, तो इसको भाटा मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, मुरमी मिट्टी, लाल मिट्टी ऐसा बोला जाता है, या चाय के लिए मिट्टी। ठीक है, तो अन्य नामों से जाना जाता है। ये जो मिट्टी होता है ना, घर बनाने के लिए उपयुक्त होता है, घर मतलब यहाँ के जो मुरमी है उसको पहले घर अब बनाएंगे यहाँ। ठीक है, भाटा जमीन होता है, वो यहाँ जो है मिट्टी दबेगा नहीं है ना, जब बरसात वगैरह होगा तो ये घर बनाने के लिए उपयुक्त जगह माना जाता है। ठीक है, फसल की अगर बात करें तो यहाँ टमाटर, लीची, चाय, तंबाकू, तो यहाँ टमाटर का उत्पादन बहुत ज्यादा होता है। तो लुड़ेंग नाम का एक जगह सुने होंगे अब, लुड़ेंग, लुड़ेंग इसको टमाटर की नगरी बोलते हैं, टमाटर की नगरी बोलते हैं। ठीक है, टमाटर की नगरी लुड़ेंग को बोलते हैं, किसको बोलते हैं, लुड़ेंग। ठीक है, याद रखेंगे, यहाँ टमाटर का उत्पादन ज्यादा होता है। सबसे ऊंचा पाट प्रदेश है आपका सामरी पाट है ना, आप पाट प्रदेश में देखे होंगे जो सामरी पाट है, देखो ये सबसे ऊंचा है, ऊंचाई में बात करें तो सबसे ऊंचा सामरी पाट है ना। उसके बाद सबसे बड़ा की अगर बात करें तो जसपुर पाट, जसपुर पाट जो है ना सबसे बड़ा है। ये जो पाट है ना, देखो आपको ऐसा याद रख सकते हैं, सबसे बड़ा जो है जसपुर पाट है। ठीक है, तो आप इसको ऐसा याद रख सकते हैं, मैं जाल साज ऐसा कहते हो कुछ भी बना के। ठीक है, तो ये सामरी पाट है और ये जसपुर पाट है। सामरी पाट सबसे ऊंचा है, जसपुर पाट सबसे बड़ा है, दो चीजें याद रखेंगे। ठीक है, अगर हम बात करें जो जारंग पाट है ना, यहाँ सबसे ज्यादा ना बक्साइट का भंडार है, सबसे ज्यादा बक्साइट का भंडार जो है ये जारंग पाट में। तो 3 पाट को आपको एकदम अच्छे से याद रखना है। एक है सामरी पाट जो सबसे ऊंचा है, ठीक है, जसपुर पाट जो बड़ा है, ठीक है, जसपुर पाट जो बड़ा है, जारंग पाट जहां बक्साइट ज्यादा है, ठीक है, यहाँ बक्साइट ज्यादा है, जारंग पाट। मैन पाट घूमने के लिए जाते हैं,
ठीक है, शिमला कहलाता है, शिमला कहलाता है। तो सभी पार्ट का कुछ ना कुछ खासियत है भाई। सामरी पार्ट ऊंचा, जारंग पार्ट बक्साइड ज्यादा, जसपुर पार्ट बड़ा है, ठीक है। मैन पार्ट जो है शिमला कहलाता है, और इसी मैन पार्ट से ना मान नदी का उद्गम होता है। किस नदी का उद्गम होता है? मान नदी का उद्गम होता है। और जो ये मैन पार्ट है ना, ये जो है 1152 मीटर है। ये मैन पार्ट की जो ऊंचाई है कितना है? 1152 मीटर है, याद रखेंगे। सबसे ऊंचा कौन सा है आपका? यहाँ गौरलाटा, जो सामरी पार्ट में है। कहाँ है? गौरलाटा सामरी पार्ट में है, क्योंकि सामरी पार्ट ही सबसे ऊंचा है। तो गौरलाटा कहाँ होगा? सामरी पार्ट में 1225 मीटर, ठीक है। उसके बाद याद रखेंगे मैन पार्ट 1152 मीटर। जो सामरी पार्ट है यहाँ है गौरलाटा, जो 1225 मीटर है, ठीक है, याद रखेंगे 1225 मीटर, ठीक है। और यहाँ याद रखेंगे जो मैन पार्ट है ये है 1152 मीटर। बहुत कंफ्यूजन होता है, याद रखेंगे बस, ठीक है। अब याद रखेंगे लसून पार्ट, जमीर पार्ट एवं सामरी पार्ट, ठीक है। कौन कौन से पार्ट? लसून पार्ट, जमीर पार्ट और सामरी पार्ट, ये आता है बलरामपुर जिला में। वैसे इसको याद रखने की जरूरत नहीं है। सामरी पार्ट में है गौरलाटा की चोटी है, जमीर पार्ट में बक्साइट का मैदान। जमीर पार्ट को हम क्या बोलते हैं? बक्साइट का मैदान बोलते हैं, याद रखेंगे। जारंग पार्ट में सबसे ज्यादा बक्साइट है। अब इसको मैं क्लियर कर देता हूं तो आपको और बहुत अच्छे से मैं समझाने की कोशिश करता हूं किसको और क्या बोलते हैं, याद करेंगे, ठीक है। रिकॉल करेंगे तब आपको बहुत अच्छे से आपको क्लियर होगा। तुरंत रिकॉल करेंगे तो अच्छे से आपको समझ आएगा। देखो, जो सामरी पार्ट है सबसे ऊंचा है। ये जो सामरी पार्ट दिख रहा है ना, सबसे ऊंचा है, ठीक है। और यही है 1225 मीटर का गौरलाटा चोटी, ठीक है, इस सामरी पार्ट में। जसपुर पार्ट में ना बक्साइट का भंडारण ज्यादा है, भंडार है बक्साइट का, बक्साइट का भंडार है, बक्साइट का भंडार है। और जो जमीर पार्ट है ना, याद रखेंगे ये जो जमीर पार्ट है ये क्या है? यहाँ मैदान है, यहाँ बॉक्साइट का मैदान है, मैदान है बॉक्साइट का, क्या है? मैदान कहलाता है ये बॉक्साइट का, ठीक है। जो मैन पार्ट है ना, यहाँ से निकलता है मान नदी और छत्तीसगढ़ का शिमला कहलाता है, और 1152 मीटर इसकी ऊंचाई है, 1152 मीटर इसकी ऊंचाई है। और जो जारंग पार्ट है ना, यहाँ बक्साइट का भंडार है। मैं यहाँ इसको जसपुर को मैं लिख डाला था, ठीक है, ये गलत है, यहाँ गलत लिखा है। जारंग पार्ट को याद रखेंगे, जारंग पार्ट में है बॉक्साइट का भंडार। मैं जारंग और भंडार, यहाँ है भंडार, ठीक है, याद रखेंगे। इतना बातें आपको ध्यान में रखना है। जमीर पार्ट मैदान, जमीर पार्ट मैदान, ठीक है। सामरी पार्ट ऊंचा, सामरी पार्ट ऊंचा। जारंग पार्ट भंडार, जारंग पार्ट क्या है? भंडार, भंडार, जारंग पार्ट भंडार। जमीर पार्ट मैदान, मैदान, ऐसे याद रखेंगे। ये है ऊंचा, सामरी पार्ट ऊंचा, ठीक है, समतल से याद रखेंगे ऊंचा। उसके बाद मैन पार्ट मान नदी 1152 मीटर, ठीक। इतना बातें आप ध्यान रखेंगे। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों यहाँ तक आपको समझ आया होगा। चलिए, अब जसपुर जो पार्ट है ना, याद रखेंगे जसपुर पार्ट का भी खासियत है, सबसे लंबा और बड़ा पार्ट प्रदेश। आपको बताया था ये जो है सबसे लंबा और बड़ा। जमीर पार्ट ये होता है मैदान, जमीर पार्ट मैदान, म है तो मैदान याद रखेंगे, बक्साइट का मैदान, ठीक है। सामरी पार्ट ऊंचा, सामरी पार्ट ऊंचा। जारंग पार्ट से याद रखेंगे र, है ना, जारंग पार्ट र है यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ भंडार है बक्साइट का, र से याद रखेंगे भंडार, बॉक्साइट का भंडार है, ठीक है। मैन पार्ट 1152 मीटर, मैन पार्ट 1152 मीटर। सामरी पार्ट में याद रखेंगे 1225 मीटर, सामरी पार्ट 1225 मीटर। जसपुर पार्ट लंबा, जसपुर पूरा पूरते रहेगा, लंबा, ठीक है, कैसा रहेगा? बहुत देर तक पूरेगा, लंबा। तो जसपुर पार्ट लंबा और बड़ा पार्ट प्रदेश है, ठीक है। पंडरा पार्ट कहाँ है? तो जसपुर में है। पंडरा पार्ट कहाँ है? तो जसपुर में है। मैं देखो, समुद्र तल से ऊंचाई से मापा जाता है, इस ऊंचाई को किससे मापा जाता है? समुद्र तल से, ठीक है। तो ये जो मैदान वाला एरिया है, मैदान वाला एरिया है, ऊंचा वाला जो है ना, ये क्या कहलाता है आपका? पर्वत। जो ऊंचा रहता है ना, ये पर्वत कहलाता है। और उसी के बीच जो समतल भूमि होता है ना, ये समतल भूमि, ये कहलाता है पठार। समतल भूमि क्या कहलाता है? पठार कहलाता है, ठीक है दोस्तों। तो ये रहा आज का हमारा छत्तीसगढ़ का भूगोल। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप अवश्य कमेंट करें, मुझे बताएं, ताकि मैं उसको अगले वीडियो में इसको सॉल्व कर पाऊं। मेरा कोशिश है दोस्तों बहुत जल्द आपके लिए जो है मैं
वीडियो जिसमें मेरा फेस दिखे ऐसा इस प्रकार से लेके आऊँ ताकि आपको समझाते अच्छा बने मेरे को। तो कोशिश रहेगा बस आपका सपोर्ट अगर रहा तो बहुत जल्दी हम आगे बढ़ेंगे और जो है अच्छे से और अन्य सब्जेक्ट को भी पढ़ पाएंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।